गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुभ संध्या आप सभी को। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन जो है वो बजट पे है और हम लोग जो अभी लेटेस्ट बजट आया है 2023 का, 2024 और 5 का, वो हम समझेंगे। अभी अभी नई गवर्नमेंट आई है, मतलब हर साल ऐसा, हर 5 साल बाद ऐसा होता है कि गवर्नमेंट चेंज होती है, क्योंकि उनको मैंडेट लेना होता है इलेक्शन का। तो इलेक्शन एक बार हो जाते हैं तो नई सरकार आती है। तो हर 5 साल में ऐसा होता है कि एक बार इंटरिम बजट आता है, जो कि हमारा फरवरी के आसपास आया था, और अब एक बड़ा जनरल बजट आता है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी निर्मला सीतारमन जी बजट लेके आई है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये उनका 7वां बजट है और उन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया मैक्सिमम टाइम बजट पेश करने का। तो ये भी एक चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, आज हम काफी डिटेल में बजट के बारे में जानेंगे, वो तो है ही। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बजट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मूल रूप से जो बजट वर्ड है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है। तो एक्चुअल जो वर्ड है वो हमारे, मतलब ये एग्जिस्ट कहाँ नहीं करता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिस डॉक्यूमेंट को हम बजट कहते हैं वो, उसका एक और नाम है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अगर कभी आ जाए कि बजट जो है, क्या ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो नहीं। सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ज्यादा फेमस वर्ड बजट है। सही। तो बजट बहुत ही पुराना वर्ड है, वो बहुत सालों से चला आ रहा है, तो इसलिए। अब देखिए, बजट क्या है, एक पूरा टूल है जो सरकार, गवर्नमेंट होती है। सही है। देश में जो दो मेन पॉलिसीज होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर दो मेन पॉलिसी होती है। तो उसमें क्या करते हैं कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट बेसिकली, वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। सही है। वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। तो दो तरीके से वो इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला सवाल तो ये है कि इन्फ्लुएंस करना क्यों चाहता है। वो करना इसलिए चाहता है क्योंकि देखिए, अगर ओपन मार्केट होगा, फ्री मार्केट होगा, तो होगा क्या, हमेशा फायदा बड़े लोगों का ज्यादा होगा। तो ऐसे क्या होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। सही है। तो उस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो है सरकार, स्टेट अपना दो पॉलिसी का यूज करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, मार्केट को रेगुलेट करता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किधर को मार्केट को ले जाना है। तो एक तो है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है और उससे मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई उसको हैंडल करता है। सही। दूसरा, स्टेट मतलब सरकार है, गवर्नमेंट है, वो फिस्कल पॉलिसी से मार्केट को हैंडल करती है। मार्केट मींस बाजार, शेयर बाजार नहीं, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए आज बजट स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या नया है। तो बजट स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि इकोनॉमी क्या कर रही है। मतलब पहले हम एक थोड़ा सा हिसाब ले लें कि दुनिया में इकोनॉमी कैसे चल रही है। सही है। तो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़िया होगी, जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़िया होती है, तो बजट में अक्सर क्या किया जाता है, टैक्स को थोड़ा बढ़ाया जाता है। सरकार अपने खर्चों को कम करती है। सही है। सरकार फिस्कल डेफिसिट में रिस्ट्रेन करती है। अभी फिस्कल डेफिसिट क्या है ये भी समझेंगे आगे। एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सेशन है तो हिंदी में, पर इकोनॉमी के कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही मिलेंगे, जैसे फिस्कल डेफिसिट अभी ज्यादा फेमस है। सही है। कंपेरेटिवली वित्तकोषीय घाटा से, तो वो समझना ज्यादा आसान है, तो वो हम उन्हीं टर्म्स का यूज करेंगे। स्लाइड में भी वैसे ही रहेगा। हाँ, बाकी सब मैं हिंदी में ही बोलूंगा। तो फिस्कल जो वर्ड है, फिस्कल मतलब फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड, ये वर्ड ग्रीक वर्ड है। सही है। तो एक टूल है। सही है। फिस्कल, इसका मतलब होता है बास्केट। बास्केट मतलब पब्लिक पर्स। तो फिस्कल पॉलिसी में सरकार क्या करती है, वो टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, सब्सिडी और अदर फाइनेंशियल ऑपरेशंस कैसे करे जाएंगे, इसका एक खाका आपको देती है। तो अभी मैंने क्या बोला, ये पूरा खाका, सरकार कितना खर्चा करेगी, कितना एक्सपेंडिचर करेगी, कितनी सब्सिडी देगी, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी कैसे कर रही है। अगर इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया कर रही है तो सरकार कुछ टैक्स बढ़ाएगी। अभी हम देखेंगे कि इस बार सरकार ने छोटे मोटे टैक्स बढ़ाए। वो इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही है।
फिस्कल डेफिसिट को सरकार कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी, तो खर्चा कम करेगी तो फिस्कल डेफिसिट ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल में आ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? मोटा मोटी अगर समझा जाए तो फिस्कल डेफिसिट है कि सरकार का जितना भी रेवेन्यू आता है, जितनी भी सरकार की आमदन है, उसमें से सरकार जितना खर्चा मतलब जो एक्सपेंडिचर है उसको अगर घटा दे, तो अगर ये संख्या, जैसे हमने क्या करा कि रेवेन्यू से डेफिसिट को घटाया, अगर ये संख्या पॉजिटिव आई तो इसको बोलेंगे फिस्कल सरप्लस, यानी पैसा बचा है। और अगर ये संख्या कम आई तो इसको कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। तो सरकारों के मामले में क्या रहता है कि अक्सर ये जो नंबर है वो माइनस में रहता है। क्यों? समझिए, हमारा देश डेवलपिंग कंट्री, सही है, तो सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा कैपिटल एसेट्स बनाने में, मतलब रोडें बनानी पड़ेंगी, सही, और रोडों से इनकम कमाएगी। क्यों? क्योंकि देश डेवलपिंग है तो लोगों की इनकम कम है, पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं किया जाएगा तो कल को इनकम बढ़ेगी भी नहीं। तो मतलब ये जो डेफिसिट है, ये जो खर्चा सरकार ज्यादा कर रही है, ये खर्चा कहाँ कर रही है? कंजम्पशन के बजाय कैपिटल एसेट खड़े करने में। और ये कैपिटल एसेट कल को क्या देंगे? हमको फायदा देंगे, सही। ये कुछ ऐसा ही है जैसे बिजनेसमैन लोन लेता है। अब लोन वैसे तो ठीक चीज नहीं, अगर आप लोन का कंजम्पशन करें, मतलब अगर मैं पर्सनल लोन लूं, अपने खाने के लिए लोन लूं, शादी के लिए लोन लूं, तो ये कंजम्पशन का लोन है, ये फायदेमंद नहीं। पर अगर बिजनेसमैन लोन लेता है तो उसका फायदा रहता है। क्यों? क्योंकि आज वो लोन लेता है तो कल को उससे इनकम जनरेट करता है। तो कुछ उसी तरीके का सरकार करने की कोशिश कर रही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी की हम थोड़ी कहानी स्टार्ट करते हैं कोरोना के बाद से, सही। तो कोरोना में क्या हुआ कि पूरी दुनिया जो है वो स्टैंड स्टिल हो गई। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक आ गया तो लोगों को पता ही नहीं था कि डील कैसे करें। तो सबसे पहले जब भी पेंडेमिक या अनएक्सपेक्टेड कोई भी सिचुएशन आती है तो पहला इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, सही है। तो पूरा लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं पाई, तो सप्लाई ग्लट आ गया, यानी जो सप्लाई है वो बिल्कुल जीरो हो गई क्योंकि फैक्ट्री ही बंद हो गई, समझ रहे आप। तो सप्लाई में काफी कमी आ गई और लोग अपने घरों में बंद हो गए, तो काम करने वाले तो लोग घरों में बंद हो गए, तो अब काम कहाँ से होगा? ठीक है। उसके बाद जैसे ही कोविड में हमने क्या किया कि भारत में तो 3-3 लॉकडाउन लगे, चाइना में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही। अब चाइना, इंडिया, वियतनाम, ये ऐसे कंट्री है जो दुनिया की फैक्ट्री, सही है, यहाँ सारा कच्चा माल प्रोड्यूस होता है, सही है। तो जितने भी दुनिया कंज्यूम करती है प्रोडक्ट्स वो यहाँ होते हैं प्रोड्यूस। तो अब यही लॉकडाउन लग गया अगर, तो आप सोचो कि दुनिया की तो पूरी इकोनॉमी ही चरमरा जाएगी। तो कुछ ऐसा ही हुआ। उसके बाद हमारी वैक्सीन डेवलप हुई, धीरे धीरे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे जब मार्केट ओपन हुआ तो अब मार्केट को एक बूस्ट स्टार्ट देना था। तो सेंट्रल बैंक्स ने, सरकारों ने क्या किया? चीप मनी पॉलिसी अपनाई कि आसानी से लोगों के हाथ में पैसा दिया ताकि वो बिजनेस को रीस्टार्ट कर सके। तो अमेरिका में ऐसा हुआ कि उन्होंने तो कैश ट्रांसफर करना स्टार्ट किया कि लोगों को $1000, $1200 उनको कैश देना स्टार्ट किया। भारत में हमने ऐसे नहीं किया, सीधा कैश नहीं दिया, बिकॉज अमेरिका रिच कंट्री है। तो हमने सीधा कैश नहीं दिया, हमने क्या किया? बिजनेस को सस्ते लोन देना वो प्रोवाइड किए। किसी का अगर लोन की किस्त थी तो उसकी किस्तें माफ करवाई, 6 किस्तें माफ हुई। माफ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एंड हो गई, कि आपको डिले कर दी कि आप कुछ दिन बाद दे देना जब आपकी जॉब लग जाएगी या जब फैक्ट्री चलने लगेगी। तो इस हिसाब से बहुत सारा एक पूरा पैकेज डिजाइन हुआ पीएम आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो उसमें काफी चीजें दी गई। आरबीआई ने चीप मॉनेटरी पॉलिसी दी, तो ऐसे कुछ चला, सही। अब इन सारे प्रयासों के तहत जो है इकोनॉमी ने एक वी शेप समझना है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शेप रिकवरी करी, जैसे वी होता है वैसे, मतलब पहले वो नीचे गई कोरोना की वजह से, फिर वैसे ही उतनी फास्ट रिकवरी हुई, सही। अब क्या हुआ? जो ये इतना एक्स्ट्रा पैसा लिक्विडिटी मार्केट में आई, इसकी वजह से क्या हुआ कि दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो अभी हाल ही के सालों में हमने देखा, एक साल पहले की स्थिति अगर हम देखें तो फेडरल एफईडी यानी फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसने बहुत ही तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका, यूरोप, इन देशों में महंगाई बढ़ गई। एक उसका कारण जो स्ट्रक्चरल कारण है वो ये है कि पहले बहुत पैसा दिया तो लिक्विडिटी बहुत थी मार्केट में। उसके और भी कई कारण है, जैसे जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है वो एक ही कॉइन के दो पहलू, सही।
तो जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है? तो अभी जैसे समझते हैं कि दुनिया में दो वॉर चल रही है। एक तो पहले रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, तो वो तो उसको तो काफी समय, लंबा समय हो गया, तो वो तो चल ही रही है। उसकी वजह से काफी रिपरकशंस आए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो है वो वीट बास्केट है पूरे वर्ल्ड का, तो वहां से बहुत सारा वीट एक्सपोर्ट होता है। तो मिडिल ईस्ट जैसे रीजन्स, अफ्रीका जैसे रीजन्स, इधर क्या हुआ, फूड स्कैरिसिटी हो गई। फिर आ जाते हैं रशिया की तरफ। रशिया पूरी दुनिया में कमोडिटी एक्सपोर्टर है, तो ऑयल वो देता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स वहां से आते हैं, बहुत सारे खनिज वहां से आते हैं। तो क्या हुआ कि दुनिया में अब फर्टिलाइजर अगर महंगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है फूड जो जनरेट होगा एग्रीकल्चर से वो भी महंगा हो जाएगा। तो ये बड़े इशू देखे दुनिया ने, ठीक। तो ये पूरा रशिया यूक्रेन की वजह से चल ही रहा था। फिर चाइना में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कोविड के को लेकर के, तो वहां सेकंड थर्ड के बाद भी और वेव आने लग गई। तो क्या हुआ कि चाइना ने लॉकडाउन करने स्टार्ट कर दिए। तो उससे क्या हुआ, सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गया, क्योंकि मेन पूरी दुनिया का मेजोरिटी जो सामान है वो चाइना में ही बनता है और चाइना एक्सपोर्ट करता है। तो वहीं अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो क्या होगा कि दुनिया को जो है प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अभी हमने देखा कि सेमीकंडक्टर चिप की वजह से प्रॉब्लम आई। अब सेमीकंडक्टर की चिप में अगर प्रॉब्लम आई तो गाड़ियां कम बनने लगी। गाड़ियां कम बनने लगी, ऑब्वियस सी बात है जब प्रोडक्ट ही कम बनेगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगी। तो ये सब पूरे दुनिया में हिसाब किताब चल रहा था। अब रशिया यूक्रेन वॉर के तहत क्या हुआ कि गैस सप्लाई जो रशिया से आती थी, यूरोप को मिलती थी, वो भी डिसरप्ट हो गई। सही है। तो उससे क्या हुआ, यूरोप में इन्फ्लेशन डबल डिजिट पहुंच गई। अब डबल डिजिट यूरोप में पहुंचना मतलब डेवलप्ड कंट्री में तो सिंगल डिजिट में भी इन्फ्लेशन अगर 7-8% रहे तो भी ज्यादा है, वो डबल डिजिट हो गई। ये एक प्रॉब्लम हुई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ी यूरोप की इकोनॉमी क्या हुई, थोड़ी सी काफी वो चरमरा गई। कई इकोनॉमिस्ट तो ये कहने लग गए कि वो यूरोप में रिसेशन ही आ जाएगा। पूरी दुनिया में यूरोप की वजह से रिसेशन आ जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दो मार्केट्स अगर कोई है तो वो यूएसए और यूरोप है। तो यूरोप सेकंड बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ इनकम। तो इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, नंबर्स की बात नहीं, इनकम की बात। तो वो सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। अब अगर वहीं रिसेशन आ गया तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा। ये सब चल ही रहा था कि अभी एक नया इशू खड़ा हो गया, इजराइल हमास वॉर। तो वो भी एक है। एक चीज यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया के जितने भी कंट्री वो तभी, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो तभी बढ़िया परफॉर्म कर सकती है जब दुनिया में स्टेबिलिटी हो। ये बात तो बहुत सिंपल है समझना कि अगर क्या होगा, आप जहां रहते हैं अगर वहां स्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा, इकोनॉमी बढ़िया से काम करेगी। अगर वहां अनस्टेबिलिटी रहेगी किसी भी कारण से तो क्या होगा, इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। यूएस इसका एक्सेप्शन है। यूएस की इकोनॉमी तब बढ़िया करती है जब दुनिया में क्राइसिस होता है। जैसे अभी क्राइसिस चल रहा है, ठीक, वॉर हो रही है, तो यूएस की इकोनॉमी बढ़िया कर रही है। तो अभी हम देखेंगे कि यूएस की जीडीपी 2% 3% बढ़ रही है। उसका रीजन ही यही है एक्चुअली, क्योंकि जहां जहां वॉर हो रही है उधर यूएसए इन्वॉल्व है और यूएसए के ही हथियार उधर भी सेल हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि यूएसए के हथियार वहां तो सेल हो रहे हैं, प्लस और कंट्रीज भी डर के कारण यूएसए के हथियार खरीद रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, यूएसए की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। तो ये है हाल दुनिया का। दुनिया अभी ठीक ठाक ही कर रही है। कई इकोनॉमिस्ट तो ये मान रहे थे कि इस साल रिसेशन ही आ जाएगा, पर रिसेशन जैसा कुछ दूर दूर तक तो दिख नहीं रहा। ठीक, बहुत ही इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से फेड ने, यानी अमेरिका के रिजर्व बैंक ने बहुत ही तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। जब कोई सेंट्रल बैंक बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्ड लैंडिंग। ये कीवर्ड है जो मार्केट में बहुत चला। तो अगर आप कहीं हार्ड लैंडिंग कीवर्ड देखें तो उसका मतलब क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही तेजी से बढ़ाए। अक्सर देश क्या करते हैं, आराम आराम से इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ताकि मार्केट एडजस्ट करे। पर यूएसए में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा था कि उनको बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए दुनिया में हाई इन्फ्लेशन, हमने इसकी पहली बात कर ली। मॉनेटरी टाइटनिंग, ये तो सही है, वो उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत तेजी से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। भारत में भी 4 से 6.5% के आसपास रेपो रेट बढ़ाया गया, क्योंकि अगर यूएसए बढ़ाएगा तो बाकी दुनिया को बढ़ाएगी, बाकी दुनिया को बढ़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ मदर ऑफ ऑल इकोनॉमी। ठीक है। तो जैसा यूएस करता है दुनिया उसको फॉलो करती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको समझना है कि यूएस की इकोनॉमी का दुनिया से क्या रिलेशन है, तो एक बहुत ही बढ़िया
फिलोसफर है, ठीक, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट है। तो उनका एक कोट है, व्हेन यूएसए स्नीज होल वर्ल्ड गेट कोल्ड। मतलब अगर यूएसए को छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो इतना यूएस का इम्पैक्ट है इकोनॉमिकली, सही है, बिकॉज यूएसए इज अ सुपर पावर एटलीस्ट इन इकोनॉमी, ठीक। तो ये अपने को समझना। हायर इंटरेस्ट रेट, फियर ऑफ रिसेशन, ठीक, मेजर स्लो डाउन, वही बातें स्लाइड में लिखी हैं जो मैंने अभी आपको समझाई। स्लो डाउन यूरोप में ही नहीं आया है, चाइना में भी आया है। इसका एक रीजन है, देखिए चाइना की जो इकोनॉमी है, पहली बात तो चाइना के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना थोड़ा क्या है, अब अधिकतर रूमर्स ही रहते हैं, क्योंकि चाइना कुछ बताता तो है नहीं, क्लोज्ड इकोनॉमी है एक्चुअली चाइना की। तो चाइना की इंफॉर्मेशन क्लोज्ड, मार्केट इकोनॉमी है उनकी तो बेसिकली, लेकिन क्या है कि उनकी इंफॉर्मेशन वो क्लोज्ड रहती है। आप 4-5 शहर से ज्यादा शहरों का कभी ही शायद ही जिक्र सुनते होंगे, ठीक है। तो उनकी इकोनॉमी में क्या है कि अभी ऐसी न्यूज आई थी कि वहां की जो इकोनॉमी है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो काफी मेजर कंट्रीब्यूटर, ठीक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हाउसिंग सेक्टर जो है उसमें घर जो है वो लोग खरीद नहीं रहे हैं ड्यू टू इनकम क्राइसिस। तो उसमें क्या हो रहा है, काफी घर बने हुए हैं, प्रॉपर्टी क्राइसिस उधर आ रहा है, तो उनकी इकोनॉमी में काफी इंपैक्ट पड़ा है, ऐसी रिपोर्ट्स है, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। प्लस चाइना के पास क्या है, बहुत सारा, अब चाइना एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, तो चाइना जब एक्सपोर्ट इकोनॉमी है तो उधर क्या रहता है कि चाइना एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, तो उधर क्या रहता है कि एक्सपोर्ट इकोनॉमी में जब भी कोई एक्सपोर्ट इकोनॉमी रहेगी तो उधर वो लोग ज्यादा से ज्यादा दुनिया को प्रोडक्ट बेचेंगे। अब जब दुनिया में स्लो डाउन है तो ऑब्वियस सी बात है, जब दुनिया में स्लो डाउन है तो क्या होगा, उनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, तो उनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो इनकम वैसे ही कम हो जाएगी। एक और चाइना के साथ प्रॉब्लम है, चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ना कि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। दोनों बातें यहाँ समझना इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, हम इंपोर्ट नहीं करते, हम एक्सपोर्ट नहीं करते ज्यादा, हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, सही है। तो हमारी जीडीपी को, अगर हमारी जीडीपी को घटना है तो क्या होगा, देश में कंजम्पशन कम हो जाएगा। इसीलिए हमारी सरकारों की क्या चिंता रहती है कि कंजम्पशन कम ना हो। चाइना में बिल्कुल उल्टा है, चाइना में इंटरनल कंजम्पशन कम होता है पर वो एक्सपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट है। अब आप खुद सोचो, जियो पॉलिटिक्स का मतलब, अगर कोई दिक्कत आएगी बाहर, कोई भी दुनिया में अनस्टेबिलिटी होगी तो ज्यादा फर्क किस पे पड़ेगा, चाइना पे, इंडिया पे कम पड़ेगा। इंडिया पे फर्क क्यों पड़ता है, बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग लॉट ऑफ ऑयल। अब वो ऑयल का प्राइस चेंज हो जाता है तो इसीलिए क्या होता है, हमारे देश में इन्फ्लेशन आ जाती है, इसीलिए वो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेशन ऑयल के प्राइस के मूवमेंट के कारण, कमोडिटी के कारण आती है, इसका एक टर्म है, उसको कहते हैं एक्सपोर्टेड इन्फ्लेशन, सही है। तो हमारी इन्फ्लेशन क्या होती है, बाहर से आती है, तो इसलिए हम जो अनस्टेबिलिटी है उसको हम चाहते हैं कि अनस्टेबिलिटी ना हो। चाइना का फैक्टर बिल्कुल उल्टा है, वो इसलिए चाहता है क्योंकि मार्केट ना हो, सही है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी इन इंडियन इकोनॉमी के कुछ स्टैट देख लीजिए। भारत की इकोनॉमी तो पूरी दुनिया में, इंडिया इज अ शाइनिंग स्टार इन होल यूनिवर्स, सो यू कैन आल्सो से दैट इंडिया इज अ ब्राइट आइलैंड इन होल यूनिवर्स, होल वर्ल्ड, क्योंकि बाकी सबकी इकोनॉमी, ठीक है, इतना बढ़िया नहीं कर रही है पर हमारी इकोनॉमी काफी बढ़िया कर रही है। हमारी हो गई, यूएसए की इकोनॉमी भी काफी बढ़िया कर रही है, मैक्सिको की भी काफी बढ़िया कर रही है, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ये कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ की इकोनॉमी बढ़िया कर रही है। और इनमें भी अगर हम जीडीपी ग्रोथ को एक पैरामीटर बनाए, सही है, तो हम नंबर 1 पे, अक्सर हम नंबर 1 पे ही रहते हैं, ठीक। पर एक बात यहाँ समझने की है कि अगर यूएसए 2% भी ग्रोथ कर रहा है तो वो हमसे ज्यादा है। उसका रीजन एक्चुअली, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी लगभग लगभग 28 ट्रिलियन, 28 ट्रिलियन। तो आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ, हमारी इकोनॉमी लगभग लगभग 3.94 है, तो राउंड फिगर में ले ले तो याद करना आसान रहेगा, 4 ट्रिलियन के आसपास है, तो हमारे से 7 टाइम ज्यादा है। अब आप खुद सोचो 28 का 2% भी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, ठीक। तो ये एक रीजन, प्लस हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, सही है। तो अगर पॉपुलेशन ज्यादा है और जीडीपी 4 ट्रिलियन है तो क्या होगा, तो इससे पर कैपिटा इनकम काफी कम आ जाएगी, जो कि आपको दिख भी रही होगी। पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी है, $2700 के आसपास, सही है। तो हमारी रैंक दुनिया में काफी कम है। हम किस में हैं, हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आते हैं, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एज अ साइज, मतलब अगर हम इंडिया को देखें तो हमारी इनकम जो है वो काफी बढ़ी, मतलब जीडीपी काफी बढ़ी, लेकिन हमारे वहां पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझने की कोशिश करी। सिंगापुर छोटा सा देश है, सही, तो सिंगापुर
कि उतनी वैल्यू नहीं है दुनिया में, क्योंकि अब सिंगापुर की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी इंडिया की है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि इंडिया से जब हम बात करेंगे तो हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले से बात करेंगे, पर सिंगापुर में पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा होगी, क्योंकि सिंगापुर की इनकम काफी क्या है, सिंगापुर में लोग कम रहते हैं, तो पॉपुलेशन का ये इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हमको धीरे धीरे क्या करना है, अपने को हाई इनकम कंट्री में ले जाना है, ठीक। तो ये काम करना चैलेंजिंग रहेगा, तो इसके लिए हमको इकोनॉमी में काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ करनी होगी। 10% के आसपास का टारगेट है, तो उतना अगर हम करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक। ये एक हो गई। दूसरा क्या है, देखिए इंडिया कुछ चीजें और भी समझनी है हमको यहाँ पे। पहली चीज तो ये है कि ये जो पूरे बजट है इसमें जो है ये कुछ आंकड़े आपके सामने लिखे हैं मैंने, तो ये आंकड़ों में को याद करना इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, बट ये समझना है कि ट्रेंड किधर को जा रहा है। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा काफी चिंताजनक है इंडिया के लिए, ठीक है। ये तो सरकारी आंकड़े है 7.6, एक्चुअल तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़नी चाहिए, तो अगर इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसमें हम क्या करेंगे, जिस लेवल से मतलब जिस तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उससे फास्ट इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, क्योंकि तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। उसका रीजन एक्चुअली एक तो ये है कि अपॉर्चुनिटीज कम है, वो तो है ही, दूसरा स्किल भी कम है, एजुकेशन भी कम है। मतलब ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बिजनेस है, उन्हें लोग ही नहीं मिल रहे हैं जो जिनके पास अप्रोप्रिएट स्किल्स, तो हमें स्किल में भी काम करना है। फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा देखिए ठीक ठाक है, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो फॉरेक्स रिजर्व के बराबर ही हमारा क्या है, एक्सटर्नल डेट है। सही है, एक्सटर्नल डेट मतलब ये पूरा कर्जा नहीं है सरकार का, ये वो कर्जा है जो बाहर से लिया गया है, यानी एनी करेंसी एक्सेप्ट रूपी, तो वो एक्सटर्नल डेट है। एक्चुअली आजकल रुपी में भी लेने लगे हैं, क्योंकि वो बाहर से मसाला बॉन्ड हम लोग ले लेते हैं, तो बाहर से इंडिया के बाहर से जो भी कर्जा लिया गया वो एक्सटर्नल डेट है। इसमें सरकार का कर्जा कम है, इसमें जो है बाकियों का कर्जा ज्यादा है, मतलब प्राइवेट फर्म्स का, जैसे अंबानी का, अडानी का, इनका कर्जा भी इसी में इंक्लूड कर रखा है। तो फॉरेक्स रिजर्व भी हमारे ठीक ठाक है 6.67 बिलियन, ठीक है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखें तो लेबर का जो पार्टिसिपेशन है वो एग्रीकल्चर में है 45%, सही है, ये ध्यान दीजिएगा। और एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो केवल 17% के आसपास है। तो मतलब 45% लोग मिलके 17% ही आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को, मतलब ये ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है एग्रीकल्चर में, इनको हमको कहाँ डालना है, इनको हमको इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन में डालना है, क्योंकि वो क्या है, वो ऐसी जगह है जहां पे ज्यादा लेबर चाहिए। तो ज्यादा लोग अगर इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, एक तो उनकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि उतने लोग की वहां जरूरत ही नहीं है, सही है। दूसरी क्या है कि हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादा लोगों की जगह हमें फार्म मैकेनाइजेशन पे ध्यान देना है, टेक्नोलॉजी फार्म में आए ज्यादा से ज्यादा, उस पर ध्यान देना है। तो उसके आने से क्या होगा, एक तो एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, सही है, वहां कम लोग लगेंगे तो वो सारे लोग किधर जाएंगे, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, सही है। तो क्या होगा, एक बढ़िया भारत में ग्रोथ आएगी, क्योंकि बिना मैन्युफैक्चरिंग का बेस से हम कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, सही, ये रीजन है। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, मतलब एज अ कंट्री हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो लेबर पार्टिसिपेशन है, जो अभी आपको 45% एग्रीकल्चर में दिख रहा है स्क्रीन पे, ये शिफ्ट हो किधर, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। मेजोरिटी हमको लेबर पार्टिसिपेशन उधर चाहिए, तो उसके लिए हमें डुअल स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। एक तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगानी होंगी, दूसरा हमको क्या करना होगा कि लोगों को स्किल देनी होगी। तो सरकार ने अभी जो बजट आएगा उसमें सरकार स्किल की भी बात करेगी, साथ ही साथ क्या करेगी कि ऐसी बात करेगी कि इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, उनको कुछ स्कीमें देगी जिसके तहत छूट देगी उनको टैक्सेस में, कि आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगाओ। तो अभी हम देखेंगे आगे, चलिए फॉरेन ट्रेड की भी बात कर लेते हैं। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सही, अक्सर वो हमारा यूएस और चाइना के बीच में कंपटीशन रहता है, कभी चाइना आगे रहता है, कभी यूएस। देखो एक पॉइंट का ही अंतर है, दिख रहा होगा आपको डेसिमल में। फिर भी हम यूएस को प्रेफर करते हैं, बिकॉज यूएस ही हमें प्रेफर करना चाहिए। उसका रीजन है, आप ट्रेड बैलेंस पे ध्यान दीजिए। ट्रेड बैलेंस क्या है, ज्यादा हम सामान उनको बेचते हैं और उनसे कम खरीदते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 77% बिलियन हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें आईटी सर्विसेज है, जो हमारी टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
और वहां से हम कम इंपोर्ट करते हैं। तो $36 बिलियन का लगभग पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है। सबसे खतरनाक स्थिति हमारी चाइना के साथ है। अभी ये डेफिसिट इस साल का, ये तो पिछले साल का है, इस साल ये $100 बिलियन भी क्रॉस कर गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया को इंपोर्ट करता है, भारत को भी इंपोर्ट कर रहा है बेसिकली, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। आप देखो एक अलग ही फिगर दिख रहा है 101, मतलब ऐसा नीचे कहीं तक नहीं दिख रहा। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी, काफी डिपेंडेंट वो डेंसी चाइना पे है, हमारी नहीं है, पूरी दुनिया की है। तो एक्चुअली धीरे धीरे लोग इस पे काम कर रहे हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, अक्सर लोग क्या समझते हैं यार ये इंपोर्ट हम कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमें इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम दुनिया को दवाइयां बना के बेचते हैं। कोविड में आपने देखा, तो दवाई बनाने के लिए एक क्या होता है, एक बेसिक मटेरियल की आवश्यकता होती है, सही है। तो उसका एक सही है, वो एक बेसिक मटेरियल लगता है, वो सारा बेसिक मटेरियल चाइना में ही बनता है। तो चाइना से वो मटेरियल इंडिया में आता है, तब इंडिया से में क्या होता है, जेनरिक ड्रग्स बनते हैं और वो दुनिया के एक्सपोर्ट होते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर वो चाइना से मटेरियल ही ना आए तो इंडिया में दवाई नहीं बन पाई। ये अब आपके मन में सवाल आएगा, तो वो मटेरियल हम इंडिया में क्यों नहीं बना ले रहे? वो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो ये एक रीजन है, सही है। इसीलिए दुनिया चाइना में बनाती है, क्योंकि चाइना में बनाना सस्ता है और प्लस पोल्यूशन चाइना में होगा, हमारे वहां नहीं हो। तो हर चीज हम नहीं बना सकते। प्लस चाइना में क्या है, चाइना के पास अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो चाइना को क्या एडवांटेज है, चाइना में सिलिकॉन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, पहली चीज। चाइना में क्या है, चिप इंडस्ट्री काफी एडवांस है। तो ये मल्टीपल रीजन है, एक तो उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी कम है, वहाँ इंडस्ट्री सेटअप करना आसान है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, मल्टीपल चीजें। तो इसीलिए हमारी मजबूरी है उधर से इंपोर्ट करना। सरकार मेक इन इंडिया बना रही है, पर एक्चुअली वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, सही है। कुछ कुछ सेक्टर में वो काफी सक्सेसफुल हो गया है, जैसे अभी आप मोबाइल फोन्स देख रहे होंगे तो उसमें अक्सर मेड इन इंडिया लिखा है, पर आप ये समझने की कोशिश करिए जो उसका चिप है, सही है, जो सिलिकॉन चिप है, जो मदरबोर्ड है, वो अभी भी चाइना से आ रहा है, हम इंडिया में असेंबल कर रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली। तो इसीलिए ये इंपोर्ट बिल आपको इतना ज्यादा दिख रहा है। तो इंडिया हैज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस, और इंडिया हैज टू पुश, हमें पुश करना पड़ेगा उधर चाइना को कि हमारा भी सामान खरीदो, अब एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करिए। ये उतनी तेजी से नहीं बढ़े, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो अपना मार्केट तो क्लोज रखता है दुनिया के लिए और दुनिया को सेल करता है, सही। तो ये भी एक रीजन है, हमें ध्यान देना होगा। बाकी देखिए यूएई में भी आपको निगेटिव दिख रहा होगा, रशिया में भी एक बड़ा निगेटिव आ गया है। क्यों? क्योंकि रशिया से हम जम के हमने तेल खरीदा, लेकिन उनको देने के लिए हमारे पास कोई ज्यादा सामान है नहीं। तो ये एक रीजन है। तो इसीलिए उधर भी वो ट्रेड डेफिसिट खराब दिख रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ भी ठीक ठाक ही ट्रेड डेफिसिट है। ये सब सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएई, ये इतना चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इनसे हम तेल खरीद रहे हैं। अब तेल हमें किसी से तो खरीदना ही, तो इन्हें अब वो तेल इंपॉर्टेंट ही है। तो इधर इतनी दिक्कत की बात नहीं है जितना चाइना के साथ है, क्योंकि चाइना से हम तेल नहीं खरीद रहे, उनसे हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें खरीद रहे, जिसमें हमारी इकोनॉमी टिकी हुई। तो कल को अगर चाइना इंडिया टसल होता है या वॉर होता है, तो हम चाइना पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है। तो ये देख के एक सिंपल एनालिसिस है जो आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। तो फिस्कल ईयर की बात कर रहे हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर होता है, 12 महीने का पीरियड होता है जनरली, सही है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कितने, एक साल का हम लोग बात करते हैं जनरली, तो एक साल नहीं होता, वो जनरल वो नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर होता है। हमारे वहाँ जो फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट है, सही है, वो अप्रैल से मार्च तक है, सही है। तो अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा बजट 24-25 लिखा है, वो 25 क्यों लिखा है, अभी तो 24 चल रहा है। वो उसका रीजन ये है क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च 2025 तक चलेगा। यूएसए में ऐसा नहीं होता, उधर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है। तो ये ऐसा है क्योंकि हम लोग ब्रिटिश सिस्टम फॉलो करते हैं, तो वैसे ही चल रहा है, तो वैसे ही चला है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अब देखिए जैसे आपके अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सही है, करंट अकाउंट होता है एक व्यक्ति का। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उनका एक क्या होगा, करंट अकाउंट होगा उनका, क्योंकि कंपनी चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है एक रिलायंस का अकाउंट होगा, एग्जांपल ले रहे हैं खाली। एक उनका अपना पर्सनल अकाउंट होगा, ओडी, एफडी, और भी बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट है। गवर्नमेंट को अकाउंट क्यों चाहिए? क्योंकि सरकार को रेवेन्यू आता है और सरकार खर्चा करती है, तो कहीं से डेबिट होगा, पैसे माइनस होंगे, और कहीं पे क्रेडिट होंगे। तो सरकार के 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा है पब्लिक अकाउंट्स। अगर आप थोड़ा बहुत भी पॉलिटी जानते हैं और एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा इनके स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं। तो ये आर्टिकल्स हम कभी ठीक है, आप
बुक रेफर कर सकते हैं, कोई इतना टफ नहीं, ठीक है। पर अभी हम जनरल एक वो ले रहे हैं तो आर्टिकल की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं। तो मोटा माटी आप समझिए कि जितना भी सरकार का रेवेन्यू आता है वो सारा कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता है। सरकार जितना डेबिट करती है वो भी कंसोलिडेटेड फंड से ही करती है, ठीक। जैसे मान लीजिए अब कंसोलिडेटेड फंड में जब भी क्या होगा, वहां से पैसा निकालना होगा तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। पहला एक्सपेंडिचर होता है चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर उस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, देखिए सरकार अपने मन से कोई भी चीज नहीं कर सकती, मतलब करती सरकार सब अपने मन से, पर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, तो इसको कहते हैं हम फॉर्मेलिटी। सही है, तो एक फॉर्मल अरेंजमेंट क्रिएट किया गया। वो फॉर्मल अरेंजमेंट क्या है कि सरकार को अगर कोई भी खर्चा करना है तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करेगी, पर परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, पार्लियामेंट की। अब पार्लियामेंट की परमिशन, सही है, पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, तो जिन चीजों में वोटिंग नहीं होती वो क्या है, चार्ज। चार्ज मतलब ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, चार्ज खर्चे क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का खर्चा ये चार्ज खर्चा है, राष्ट्रपति की तनख्वाह ये चार्ज वो खर्चा है, क्योंकि राष्ट्रपति हमेशा होगा तो निश्चित अमाउंट जाएगा ही जाएगा। वोटिंग किस पे होती है, वोटिंग इस पे होती है कि मनरेगा को इतना देंगे, इस साल किसानों को इतना देंगे, फर्टिलाइजर सब्सिडी इतने देंगे, सही है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा है। कंटिजेंसी फंड मतलब नाम में ही लिख रहा है, देखिए कंटिजेंसी, जब कोई मुसीबत आएगी तो ये कंटिजेंसी फंड का पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति के पास होता है। पब्लिक अकाउंट्स क्या होते हैं, आप सुकन्या समृद्धि पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा कि केवल डिपॉजिट होता है। कभी आपने किसी को देखा कि पोस्ट ऑफिस से उसको लोन मिल रहा है, होम लोन मिल रहा है या कोई और लोन मिल रहा है, कभी ऐसा नहीं होता। तो पोस्ट ऑफिस आपको इंटरेस्ट देता है, वो किधर जाता है पैसा, वो सरकार के पास जाता है, और सरकार उसको क्या करती है, पोस्ट ऑफिस से उधार ले लेती है और उसको जगह जगह इन्वेस्ट करती है अपने एक्सपेंडिचर में, और लास्ट में क्या करती है, लोगों को पैसा वापस कर देती है विद इंटरेस्ट। तो वो पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, ठीक। तो बेसिक मैंने आपको जनरल टर्म्स बता दी। अब बजट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो बजट जब भी आता है तो बजट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सही है। जब भी ये बजट का पूरा सेशन होता है, पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, तो ये जो पहला सेशन होता है साल का, या जब भी नई पार्लियामेंट आती है तो उसे बजट सेशन ही कहते हैं। तो बजट सेशन में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, हर साल ऐसा होता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है और बजट आता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे एक खाका है जो परफॉर्मेंस बताता है इंडियन इकोनॉमी की, और ये बताता कौन है, मतलब इसमें कौन बताता है परफॉर्मेंस, ये बताते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अभी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत सुब्रमण्यम साहब है। तो अनंत सुब्रमण्यम साहब ने एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें लिखा कि उसमें उन्होंने बताया ये स्कीम है, देश में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, पूरा डेटा दिया। ऐसा काफी भारी भरकम डेटा, उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत उसमें फैक्ट आपको देखने पड़ेंगे, ठीक। तो वो भारी भरकम डेटा वो बताते हैं, उसमें परफॉर्मेंस बताते हैं। तो ये परफॉर्मेंस है क्या, ये एक्चुअली चेक है सरकार ने क्या क्या कहाँ खर्चा किया, तो उसका क्या इम्पैक्ट आया सोसाइटी में, ये है सही। अभी मान लीजिए सरकार अंत्योदय अन्न योजना चला रही है, तो कितने गरीब जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए, ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगता है इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि उधर पूरा डेटा आता है। तो ये पता लगता है देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, कहाँ से पता लगेगा, इकोनॉमिक सर्वे में। कितने गरीब लोग, वो गरीबी से लोग उठे, ये वहां कितने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिली, कितने ह्यूमन डेवलपमेंट भारत में बढ़ा, ये सब किधर से पता लगता है, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक। बजट क्या है, बजट स्पीच में ऑब्वियस सी बात है अगले साल कितना खर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट स्पीच में ये एस्टिमेट पे ज्यादा फोकस रहता है कि अगले साल कितना खर्चा होगा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, सही। और इकोनॉमिक सर्वे में वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, दैट इज द थिंग व्हिच यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। तो ये चीज आपको समझनी, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो बजट में हमने पहली बात कर दी कि वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का खर्चा है, मतलब पूरा खाका है, और एक साल में वो सब होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए तीन चार आपके सामने ये टर्म आ रहे होंगे, ये मैं आपको बहुत सिंपली समझा देता हूँ। देखिए सरकार का जो बजट होता है ना, वो दो भागों में बंटता है, सही। इसको ऐसे ले लेते हैं, आपके घर का बजट समझने की कोशिश करते हैं, तो सरकार का समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं। हमारे घर में मान लीजिए मेरी सैलरी 60,000, सही है, और मेरे पे पूरा घर डिपेंडेंट है, तो 60,000 में मैं कुछ क्या करूंगा, कुछ मैं खर्चा करूंगा, ठीक। ये मेरी सैलरी, सही है। अब दो चीजों में डिफरेंस समझिए, एक सैलरी होती है, एक इनकम होती है। सैलरी मतलब अगर मैं कहीं जॉब करता हूं तो वहां की सैलरी, सही। तो मान लीजिए मेरी सैलरी 50,000, अब मेरी कुछ इनकम भी जनरेट होती होगी जो एसेट से होती होगी, या मान लीजिए मेरा एक घर है, वहां से वो किराए पे मैंने लगाया, तो वहां से मेरे को 10,000 इनकम आती है, तो टोटल कितना हो गया 60,000। 60,000 मेरी सैलरी नहीं है, ये क्या है, इनकम। सैलरी मेरी कितनी है 50,000,
ये सिंपल सी बात समझ में आ गई आप? तो ध्यान दीजिएगा, सही है। अब इस 60,000 में से मैं सारा तो खर्चा नहीं कर दूंगा, कुछ मैं क्या करूंगा, म्यूचुअल फंड, एफडी। तो ये म्यूचुअल फंड और एफडी कल को मुझे अगले साल मेरी सैलरी इनकम को बढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है बढ़ाएंगे, क्योंकि अगले साल म्यूचुअल फंड थोड़ा बढ़ेगा तो मेरे को आएगा। अगर मैंने शेयर खरीदे तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, सही। तो मैंने क्या करा, अपनी 60,000 इनकम में 30,000 कंजम्पशन के लिए रख दिया। कंजम्पशन में क्या है, मेरे घर का खर्चा है, फीस है, सही है, कोई टैक्स देना है वो है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है और कई बिल्स हैं, वो सब मैंने उसमें इंक्लूड कर दी। 30,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया, सही है। 30,000 में से भी आप समझिए 20,000 मैंने इन्वेस्ट किया, 10,000 रखें कभी भी, किसके लिए, कोई भी खर्चा कभी भी आ सकता है, तो 10,000 मुझे अपने पास रखना पड़ेगा। तो 20,000 मैंने इन्वेस्ट किया। तो अगले साल अगर कुछ भी ना हो, ना मेरी सैलरी बढ़े ना किराया बढ़े, तब भी मेरी इनकम 60,000 नहीं हो सकती, थोड़ी ज्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात। अब यही चीज को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और सरकार के उसमें समझने की कोशिश करते हैं। सरकार की कमाई क्या है, गवर्नमेंट की कमाई क्या है, आपका टैक्स। आप जितना टैक्स भरते हो, चाहे आप डायरेक्ट भर रहे हो इनडायरेक्ट भर रहे हो, वो सारी कमाई सरकार किस में गिनती है, कौन से पार्ट में गिनती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। कितनी रेवेन्यू आया, तो उसमें सरकार क्या गिनेगी, टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब सरकार की कमाई केवल टैक्स से नहीं होती, सरकार की कमाई कैसे होती है, आप स्टैम्प ड्यूटी देते हो, आप जमीन खरीदते हो तो स्टैम्प ड्यूटी देते हो, अगर आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हो तो स्टैम्प ड्यूटी देते हो, वो स्टैम्प ड्यूटी से भी सरकार की कमाई है, सही है। तो ये हो गया। प्लस सरकारी कंपनी है, अभी बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या पीएनबी है, ऐसे प्राइवेट बैंक है, एलआईसी है, ये सरकार की कंपनी है सारी। तो ये भी सरकार को डिविडेंड देती है, यहाँ से भी सरकार की कमाई होती है। ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, किस कॉलम के अंदर आती है, सरकार की बैलेंस शीट के। अगर सरकार की एक बैलेंस शीट है, उसमें एक कॉलम है, वो कॉलम क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, सही, उधर आता है सब, वही लिखा है उधर। दूसरा क्या है, आप स्लाइड से पढ़ भी सकते हो, उधर से समझना आसान रहे, ठीक। दूसरा क्या है, अब कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, देखिए समझिए, सरकार ने बहुत सारे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे देशों को लोन दिया, मालदीव्स को लोन दिया है, जिसको आप ऐसे सुनते होंगे कि असिस्टेंस है, असिस्टेंस नहीं होती वो, बेसिकली एक लोन नहीं कहा जा सकता क्योंकि अच्छा टर्म नहीं है ना लोन, तो हम क्या कहते हैं, असिस्टेंस देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस। कई जगह सरकार ने इन्वेस्टमेंट किए, वहां से सरकार को लोन और इंटरेस्ट आता है, सही है। लोन दिया है तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, सही है, और जहां इन्वेस्टमेंट किए वहां से इंटरेस्ट आएगा। फिर कई वर्ल्ड बैंक ये सब ग्रांट्स देते हैं, ग्रांट्स मतलब एक बार पैसा देते हैं, ठीक है, आपको, आप अपने देश में मलेरिया मुक्त करिए या आप गरीबी हटाइए, तो इसके लिए हम ये ग्रांट्स देते हैं, वो सब ग्रांट्स मिलती है सरकार को। फिर सरकार क्या करती है, अपनी कंपनी बेचती है, जैसे एलआईसी को का शेयर बेचा सरकार ने तो उसके पैसे आए, ये सब कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है सरकार। तो जो कमाई टैक्स और नॉन टैक्स से हुई वो आती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, जो कमाई लोन से, ग्रांट से या डिसइन्वेस्टमेंट से हुई वो कहाँ आती है, कैपिटल रिसिप्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा हिस्सा होगा बजट का वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सही। अब ये तो आ गए कि सरकार का पैसे आ गए, खर्चा भी तो करेगी सरकार। तो खर्चा भी दो टाइप का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये रूटीन के काम है। जैसे मेरे केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था कि मैं अपने घर के बिल बिल जो दे रहा था या फिर घर के खर्चे दे रहा था, वो है। सरकार के भी ऐसे कुछ निश्चित खर्चे, सरकार में क्या होता है, सैलरी देनी पड़ती है सरकारी इंप्लॉय को, वो हो गई। फिर सब्सिडी है, पेंशन है, ये सब क्या है, सरकार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये खर्चा जो ये 30,000 मेरे केस में है, ऐसी सरकार के केस में ये जो खर्चा है, इससे कल को कोई कमाई नहीं होगी। ये एक बार खर्चा हो गया, गया पैसा, गया, कंज्यूम कर लिया पैसा हमने। पर एक और खर्चा है जिसमें सरकार एसेट क्रिएट करती है, अभी मैंने आपको बताया था कि फिस्कल डेफिसिट में एसेट क्रिएट होता है। इसमें क्या करती है सरकार, डैम बनाती है, रोड बनाती है, पावर प्लांट बनाती है, ये सब चीजें करती है। तो ये जो चीजें हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा है। तो अभी हमने क्या सीखा, सरकार की कमाई होगी, इनकम होगी, तो दो हेड में जाएगी। पहला हेड होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, वो रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरा हेड क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स। पता कैसे लगेगा कि कोई चीज रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, तो टैक्स होगा, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा तो वो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जाएगा, और अगर डिविडेंड और स्टैम्प ड्यूटी होंगे तो वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जाएंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या जाएगा, लोन जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड जाएगा, ठीक है, ग्रांट्स रिसीव्ड जाएंगे, ये सब कैपिटल रिसिप्ट्स में जाएंगे, ठीक है, ऐसा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन देती है, सही है, तो वो भी जब वो वापस करते हैं तो किधर जाएगा, वो इधर ही जाएगा, ठीक। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बजट की बात कर लेते हैं। बजट में ये देखिए ऐसा कुछ बजट दिखता है, बहुत ही ज्यादा नंबर ओरिएंटेड है, इतना नंबरों पे ध्यान नहीं देना, एक ही नंबर इसमें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ दिख रहा है आपको सबसे नीचे,
ठीक है, लेट मी यूज पेन, तो एक बार मैं सर्किल कर दूं तो आपको नंबर दिख जाएगा, वो ये नंबर। इसमें भी ये वाला इंपॉर्टेंट है 4.9, सही है, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, बस बाकी इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक चीज समझनी है, तो बहुत मोटा मोटी है, बजट ऐसा दिखता है, देखिए एक्चुअल लिखा है एक जगह, एक जगह लिखा है बजट के एस्टीमेट, एक जगह लिखा है रिवाइज्ड एस्टीमेट, और ये तो बजट के एस्टीमेट है। ये चीज समझनी है। देखिए हम अगले साल का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अब जब हम अगले साल, अभी 1 तारीख तो शुरू नहीं हुई, सही है, अभी मतलब सॉरी ऑब्वियस सी बात है, अभी तो 1 तारीख शुरू हो गई, पर 31 मार्च तो आया नहीं 2025 का, तो हमें क्या पता कितना खर्चा लग जाएगा। मतलब आप ऐसा समझो, भविष्य में तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है ना, तो खर्चा ज्यादा भी लग सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं, केवल एस्टिमेट देते हैं। ये बात आ गई समझ, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है कि अब पिछले साल हमने कुछ खर्चा किया है, तो अभी आप खुद समझिए, जब बजट आता है, जनरली बजट कब आता है, वो फरवरी में आता है। तो अगर फरवरी में बजट आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्च तक तो हम पिछले साल का ही खर्चा कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, वो भी बजट के एस्टिमेट ही रहते हैं। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, कितना डेफिसिट है, वो कब का पता लगता है, वो 2 साल पहले का पता लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मतलब जब मैं 2024-25 का बजट पेश करूंगा, तो एक्चुअल डाटा मेरे पास कितने का होगा, 2022-23 का, 2 साल पहले का। तो आपको ये गौर फरमाने की जरूरत है कि 2 साल पहले 6.4 था ये डेटा, अभी ये कितना हो गया, 5.9 हो गया। ये देखो, ये बजट एस्टिमेट कब आया होगा, ये जो आपको पहला बजट एस्टिमेट दिख रहा है, ये बजट एस्टिमेट बजट पेश करते समय आया होगा। ये रिवाइज्ड एस्टिमेट कब आया होगा, जब ये वाला बजट, इस साल वाला बजट आया। तो देख रहे हो आप, थोड़ा नंबर में चेंज आया ना, ये सही। तो ये आपको ध्यान देना। तो यही हमने साइड में लिखा है कि 4 डेटा बजट में होते हैं। कौन से, एक तो एक्चुअल होता है 2 साल पुराना, एक बजट एस्टिमेट होता है जो पिछले साल बोला था, फिर उसी बजट का रिवाइज एस्टिमेट होता है, और फिर इस साल का बजट होता है। मोटा मोटी ये समझना है कि देखो, रेवेन्यू रेसिप्ट सरकार का बढ़ रहा है हर साल, देख रहे हो आप, तो टैक्स बढ़ रहा है, बढ़िया हो रहा है, टैक्स की कमाई हो रही है। टैक्स कब बढ़ सकता है, 2 चीजों में। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि टैक्स बढ़ा, एक तो लोग की कमाई बढ़ी, दूसरा देश में इकोनॉमी बढ़ी। टैक्स सरकार का तभी बढ़ सकता है जब लोग ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, सही। तो ये एक सिंपल सी चीज होगी। ठीक, सरकार का खर्चा देखिए, सरकार का खर्चा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप एक्सपेंडिचर पे ध्यान दीजिए, तो आपको एक बड़ी पिकुलियर सी चीज समझ में आएगी कि सरकार खर्चा तो कर रही है 48 लाख करोड़ का, पर सरकार की कमाई कितनी है, 31 लाख करोड़। देख रहे आप, तो बाकी कहाँ से आ रहा है, बाकी कैपिटल रिसिप्ट से आ रहा है, देख रहे हो आप। और इसमें भी मेजोरिटी चंक कितना है, ये देखो ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये बोरोइंग्स है। आप 3 हेड पे ध्यान दीजिए, मैं बाकी सब हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो किस पे ध्यान देना है, एक तो इस पे ध्यान देना है कि सरकार का जो इस पूरे उसमें, पहली बात तो इसी वाले पे ध्यान देना, बाकी किसी पे ध्यान ही नहीं देना, लेटेस्ट वाले, ठीक है। उस पे 48 करोड़ की संख्या को आप ध्यान से देखिए, टोटल खर्चा इतना है, पर टोटल कमाई कितनी है, 31 लाख करोड़, सही है। तो बाकी पैसा किधर से आएगा, तो उसमें मेजोरिटी चंक कहाँ से आ रहा है, बोरोइंग। सरकार बोरो कर रही है हर बार, ये देखो आप 16 लाख करोड़ का बोरो कर रही है। अब आप इसको देख के टेंशन में ना जाए, सही है। अक्सर इसमें मेजोरिटी क्या होता है, इसमें मेजोरिटी तो ये होता है कि सरकार इंटरेस्ट पेमेंट के लिए बोरो करती है। अब ये क्या बात हुई, ये बात ये हुई कि देखिए नीचे देखिए आप, इंटरेस्ट पेमेंट कितने लाख का है, 11 लाख करोड़ का। इतना तो सरकार क्या कर रही है, केवल ब्याज ही चुका रही है। तो वो उधर से बोरिंग कर लेती है और इधर ब्याज चुका देती है। मेन फोकस करना है इसमें, 3 लाख करोड़ का सरकार किस पे खर्चा कर रही है, ये देखो कैपिटल एसेट के क्रिएशन पे खर्चा कर रही है। तो बेसिकली अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो लगभग 14 लाख करोड़ के आसपास का एक आंकड़ा, 15 लाख करोड़ के आसपास का एक आंकड़ा आ जाएगा। तो 16 लाख करोड़ में से सरकार 15 लाख करोड़ तो केवल पुराना इंटरेस्ट चुकाने में ही खर्चा कर रही है, और कैपिटल एसेट को क्रिएट करने में खर्चा कर रही है। तो इसको कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। तो सरकार क्या कर रही है बेसिकली कि पुराना कर्जा दे रही है और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के कर्जा ले रही है। आप इसमें चिंता में मत आइए कि अरे ये क्या कर रही सरकार, कि अभी सरकार पे 100 रुपए का कर्जा है, तो अगर मुझे 99 रुपए चुका, मान लीजिए कि 100 रुपए का खर्चा और 10 रुपए चुकाने, तो अगले साल मैं क्या कर रहा हूँ, 100 रुपए का मुझ पे कर्जा है टोटल, सही, और मुझे 10 रुपए चुकाने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगले साल 12 रुपए का कर्जा ले रहा हूँ। ऐसे तो मेरा कर्जा बढ़ता जा रहा है। पर आप इस पे भी फोकस करो, सरकार की कमाई भी तो बढ़ती जा रही, देखो आप, सरकार की कमाई भी तो बढ़ती जा रही है, कर्जा उतने हिसाब से नहीं बढ़ रहा। देखो हमने 2022 में कितना कर्जा लिया था, 17 लाख करोड़ का, अभी कितना कर्जा ले रहे हैं, 16 लाख करोड़ का। तो कर्जा तो कम ही हो रहा है, पर कमाई देखो आप, 23 लाख करोड़ से कितनी हो गई, 31 लाख करोड़। तो एक सब्सटेंशियल जंप है। तो जब कमाई तेजी से बढ़ती है तो कर्जे का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें टेंशन की बात नहीं, टेंशन की बात यहाँ है
4.9 को, ये इसको हमको कम करना है, इसे हमें एक सर्टेन पैरामीटर में ले आना है। अभी तो सरकार का टारगेट है 4.5 का, तो सरकार का ये टारगेट है कि अगले साल तक यानी 25-26 तक हम कैड, जिसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, कैड भी फिस्कल डेफिसिट का हिस्सा है, तो इसको हम क्या कर देंगे 4.5 तक ले आएंगे। मतलब हम तब भी ज्यादा ही खर्चा कर रहे होंगे, पर इसको एक लिमिट में रखना इंपॉर्टेंट है बस, ठीक, पर इतना आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक ही इंपॉर्टेंट फिगर है 4.9। देखिए तो आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा। तो अगर आपसे एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2022 से फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड घट रहा है, तो हाँ घट रहा है। कब से घट रहा है? पर 2022 से, ये ध्यान रखना है। 2022 से ट्रेंड घट रहा है, हाँ ट्रेंड घट रहा है। अभी कितना है टारगेट? 4.9, सही, ये ध्यान रखिए। दूसरा एक चीज आप देख पा रहे होंगे, ये टर्म लिखा है नॉमिनल जीडीपी, और ये नॉमिनल जीडीपी में कितना लिखा है 10.5। अब दो टाइप की जीडीपी होती है, एक टाइप की होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल। नॉमिनल जब भी आए तो आप ये ध्यान रखिए कि हम इन्फ्लेशन को भी काउंट कर रहे हैं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए अगर हम देश में 10 साबुन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज किसी कंट्री में 10 साबुन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक साबुन का दाम 1 रुपए, सही, तो 10 साबुन एक, ये 2024 की स्थिति है। 2025 में अगर 11 साबुन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक साबुन बढ़ गया, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ जीडीपी में? 10%, सिंपल। पर आप खुद सोचो 2025 में क्या साबुन का दाम 1 ही रुपए रहेगा? महंगाई भी तो बढ़ेगी। तो नॉमिनल जीडीपी में हम महंगाई को भी काउंट करेंगे, तो हम वहां 1 रुपया नहीं लेंगे। पर जब हम रियल जीडीपी काउंट करेंगे तो हम किसको देखेंगे? रियल जीडीपी में हम महंगाई को काउंट नहीं करते हैं। तो ये बेसिक सिंपल डिफरेंस है। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। तो जब भी इन्फ्लेशन को हम रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन वाला फैक्टर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाती है? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो ये आंकड़ा सरकार ने नॉमिनल जीडीपी में दिया। एक चीज और समझने की है कि अक्सर नॉमिनल जीडीपी क्या होगी? रियल जीडीपी से ज्यादा ही वो होगी, क्योंकि अक्सर देशों में क्या है, ज्यादातर देशों में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती, सही। ये सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है। फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए, सही है। फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा बजट एस्टीमेट में 4.9 है, 5.9 नहीं है, ठीक है। ये सब पुराने वो डेटा है। अभी सरकार 4.5 का टारगेट कर रही है, 4.5 का टारगेट है। अभी 4.9 कब है? FY 25 में। पर अगले साल यानी FY 26 में सरकार क्या टारगेट कर रही है? 4.9 तक। इसको एक लिमिट तक रखना। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, वो है, तो इसलिए इसको ध्यान देते हैं, हम खाली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, तो मैं केवल हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए समझने की बात ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसको एक सर्टेन लिमिट के अंदर रखना, ठीक है। ये कुछ इन्फ्लेशन की तरह, कम हो तो भी खराब है, ज्यादा हो तो भी खराब है, एक लिमिट में रहे तो बढ़िया, ठीक। ये चीज। अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं जो ये स्लाइड में नहीं है, उसके अलावा देखिए बजट जो है वो बिगर है, वो एक ऐसा कोट है, तो उसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि बजट इज बिगर देन इकोनॉमिक हॉरोस्कोप। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि बजट इकोनॉमिक हॉरोस्कोप है। नहीं, इकोनॉमिक हॉरोस्कोप से भी बड़ा है बजट। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका जो हॉरोस्कोप होता है यानी कि आपकी कुंडली होती है, वो कुंडली आपकी भविष्य के बारे में बताती है, सही, सिंपल है। पर कुंडली देख के आप अपना भविष्य चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो भविष्य के बारे में बताती है। पर बजट से हम पूरी इकोनॉमी अगले साल की चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए समझिए, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स में छूट दूंगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा देश में इन्वेस्टमेंट आएगा। तो अगर अगले साल जीडीपी घटने की संभावना होगी तो वो बढ़ जाएगी, सही। तो मैं बजट, मेरे पास एक ऐसा टूल है जो इकोनॉमिक हॉरोस्कोप से भी बड़ा है, सही है। तो ये एक आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि बजट एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो सरकार के पास है, जिसमें सरकार एक मेजर इन्फ्लुएंस ला सकती है फ्यूचर के जीडीपी प्रोजेक्शंस पे, ठीक है। तो जैसे फ्यूचर का जीडीपी प्रोजेक्शन अभी हमारा है, मान लीजिए 7.4% के आसपास, सही है। 7.4 से लेकर, मतलब एक रेंज रहती है, तो 6.8 से लेकर 7.4 तक प्रोजेक्शन। तो ये बढ़ाए जा सकते हैं सब्सटेंशियली। जैसे इस साल वो हो गया था, सरकार ने खर्चा इतना किया कि जीडीपी बढ़ गई, सही है, तो लोग शॉक हो गए। तो जीडीपी मतलब बजट से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन इन्फ्लुएंस द डेटा ऑफ जीडीपी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि जो बजट है वो बड़ा है इकोनॉमिक हॉरोस्कोप से, कुंडली से बड़ा, ठीक है। तो एक ऐसी बात। आगे देखते हैं। ये देखिए यही डेफिनेशन है। तो अगर आपको फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखना है तो आपको टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। देखिए
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये समझ लीजिए दो टाइप के रेवेन्यू होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमें ये पता होता है हम किस व्यक्ति से टैक्स ले रहे हैं। जैसे इनकम टैक्स इसका एग्जांपल है। हमें आप इनकम टैक्स अभी डेडलाइन आने वाली है, 31 तारीख की डेडलाइन है, सही है, इसी महीने की। तो उसमें ये पता होता है कि टैक्स कौन भर रहा है। जैसे मेरा इनकम टैक्स कौन भरेगा, मैं खुद भरूंगा, यस मैं सीए से भरवाऊंगा, पर पता होगा सरकार ने टैक्स किससे लिया, तो मुझसे लिया। पर आप खुद सोचो, जो सरकार जीएसटी लेती है वो किससे लेती है, सही, आपसे तो लेती नहीं, आपसे तो एमआरपी लेती है। जीएसटी किससे लेती है, दुकानदार से। तो कभी पता ही नहीं होता कि किससे जीएसटी लिया, सही है। आपका तो नाम ही नहीं आता कहीं, आप तो साबुन लेते हो सीधा, अपना नाम थोड़ी बताते हो उधर। तो वो है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। इनडायरेक्ट टैक्स में वी डोंट नो, हमें नहीं पता होता कि हम टैक्स किससे ले रहे हैं। पर डायरेक्ट टैक्स में हमें पता होता है कि हम टैक्स किससे ले रहे हैं। एक सिंपल सा डिफरेंस है, सही है। अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू बढ़ेगा, और हमें खर्चे को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। क्योंकि आपने अभी देखा कि खर्चे का जो 48 लाख करोड़ का फिगर है वो ज्यादा है और कमाई कम है, तो आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, तो हमें खर्चे को कम रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक, इससे हम क्या कर सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए भारत का जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना है, 48 लाख करोड़ का, सही। ऑब्वियस सी बात है 48 लाख करोड़ में मेजर इसमें कुछ क्या होगा, बोरिंग भी होगी। देखो आप 27% क्या है, बोरिंग है। खुद सोचो, बैलेंस शीट को तो मेंटेन करना पड़ता है ना, जितना डेबिट साइड होगा उतना क्रेडिट साइड होगा। अब आपने अभी देखा कि रेवेन्यू इतना नहीं है, तो बाकी रेवेन्यू किधर से आ रहा है, वो आ रहा है कर्जे से, इसीलिए देखो 27% क्या है, बोरिंग है। तो ये लेकिन इतना चिंता का विषय नहीं है। क्यों नहीं है चिंता का विषय, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं। ग्रो कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब अंबानी के पास ज्यादा कर्जा है और आपके पास कर्जा ज्यादा है, तो अंबानी का कर्जा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि अंबानी ग्रो कर रहा है, उसके पास एसेट ज्यादा है। आप क्या कर रहे हो, उसको कंज्यूम कर रहे हो। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन की मिडिल मैन को फिर भी इतना लोन नहीं मिलता जितना बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है। क्यों, बिकॉज दे आर यूजिंग द डेट एफिशिएंटली, पर कॉमन मैन इज नॉट यूजिंग द डेट एफिशिएंटली। वो क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है, खाने में इस्तेमाल करता है। पर्सनल लोन लेता है आदमी, किस लिए लेता है, खर्चे के लिए, शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए ले रहा है, बहन की शादी के लिए ले रहा है, अपनी शादी के लिए ले रहा है, उसको कंज्यूम कर दे रहा है, उससे कोई कमाई थोड़ी होगी। पर अंबानी वो लोन ले रहे हैं, अडानी लोन ले रहे हैं, वो किस लिए ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि वो एक इंडस्ट्री सेटअप करे। दैट इज द डिफरेंस। तो ये इसको इतने चिंता से देखने की आवश्यकता नहीं, सब कंट्रोल में। इनकम टैक्स देखिए सबसे ज्यादा, अब यहाँ ये चीज गौर फरमाने की कि सरकार का सबसे ज्यादा कमाई कौन से टैक्स से हो रही है। अक्सर लोग को क्या लगता है कि जीएसटी से हो रही है, नहीं, नंबर 1 किससे हो रही है, इनकम टैक्स। तो सबसे ज्यादा लोग डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। अब ये अच्छी बात है, अब आप कहोगे अच्छी बात क्यों, देखो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा टैक्स नहीं है, वो प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। प्रोग्रेसिव मतलब आप खुद सोचो, इनकम टैक्स किस पे लगेगा ज्यादा, जिसकी कमाई ज्यादा होगी। तो अंबानी, अडानी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी कमाई ज्यादा है उन पे इनकम टैक्स ज्यादा लगेगा। जो ज्यादा कमा रहे हैं उन पे इनकम टैक्स ज्यादा लगेगा। गरीब आदमी पे उसको तो इनकम टैक्स देना ही नहीं है, उसको तो कमाई उतनी नहीं। पर इनडायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि साबुन में जितना जीएसटी है वो तो आपको भी उतना ही देना है जितना बड़े आदमी को देना। तो अगर साबुन का दाम 40 रुपए, आप वो साबुन यूज करते हैं, ठीक है, वो आदमी भी वही साबुन यूज करता है, तो दोनों को बराबर टैक्स देना पड़ा। अब देख रहे हैं आप, ये प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है, ये रिग्रेसिव टैक्स है। तो जितना ज्यादा इनकम टैक्स का नंबर बढ़िया होगा, डायरेक्ट टैक्स का जितना ज्यादा नंबर बढ़िया होगा, ज्यादा होगा, उतना बढ़िया है इकोनॉमी के लिए। जितना इनडायरेक्ट टैक्स का नंबर ज्यादा होगा उतना कम बढ़िया। ये बात आई समझ में, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जीएसटी का नंबर ज्यादा है, तो डायरेक्ट टैक्स का भारत में क्या है, नंबर ज्यादा है। कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब जो कॉर्पोरेट्स पे लगता है, तो पता होता है ना कि रिलायंस ने इतना टैक्स दिया, इन्फोसिस ने इतना टैक्स दिया, ये कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। तो अच्छा है कि देश में डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है। डायरेक्ट टैक्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा कम होना चाहिए। तो सरकार क्या करती है, जीएसटी को कम कर रही है। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि जीएसटी इज रिग्रेसिव टैक्स बट इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स। तो ये बात समझनी आवश्यक है, ठीक, सिंपल सी बात। अब आ जाते हैं कुछ और चीजें भी हैं छोटी मोटी जो हमको देखनी है। कस्टम टैक्स, अब ये कस्टम किस में लगता है, बाहर से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत ही छोटा छोटा नंबर है, ठीक है, इस पे इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेजर चंक पे ध्यान देना है। मेजर चंक क्या है, बोरोइंग एक मेजर चंक है, उस पर ध्यान देना है, इनकम टैक्स पे ध्यान देना है, जीएसटी पे ध्यान देना है और कॉर्पोरेशन टैक्स पे ध्यान देना है, ठीक। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन आए कि भारत की जो बजट है उसमें सबसे बड़ा टैक्स, सबसे बड़ा सोर्स क्या है इनकम का, तो वो क्या है, वो इनकम टैक्स, ठीक। और सेकंड नंबर में पूछे तो जीएसटी है, थर्ड नंबर पे कॉर्पोरेशन टैक्स, सिंपल, ठीक। बोरोइंग 27%, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम खर्चा कहाँ कहाँ कर रहे हैं। अभी तो कमाई की बात हो गई, मेजोरिटी खर्चा हम देखिए कहाँ कर रहे हैं, ये देखिए आप देखो, मेजोरिटी खर्चा हमारा
ये देखो स्टेट शेयर फॉर टैक्स एंड ड्यूटीज। तो ये हो क्या रहा है, ये हम जो सरकार क्या कर रही है, वापस दे रही है, किसको, स्टेट्स को दे रही है। तो सरकार क्या करती है, टैक्स, कई मामलों में हम सरकार टैक्स लेती है। जैसे आपने नाम सुना हुआ आईजीएसटी। आईजीएसटी, 3 टाइप के जीएसटी होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, 3 टाइप के हो गए। आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसको लेती कौन है, कलेक्ट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो वापस भी तो करना है, क्योंकि वो तो उसमें कुछ हिस्सा किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है। जैसे आपने आईजीएसटी दिया, आपको सामान मुंबई से दिल्ली भेजना है, तो 2 अलग अलग ऑब्वियस सी बात है स्टेट है, वहां से सामान भेजना है, तो उसमें लगेगा क्या, ना एसजीएसटी ना सीजीएसटी, लगेगा आईजीएसटी। अब मान लीजिए 18% आईजीएसटी, तो 18% में 9% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और 9% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है। लेकिन कलेक्ट किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वापस करना पड़ेगा ना स्टेट का हिस्सा, तो वो 21%। 19% मेजोरिटी हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, देख रहा है। तो ये, अब अगर हम बाकी हिस्सा देखें तो देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सरकार खर्चा कर रही है। ये स्कीम क्या है, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इस पे गौर फरमाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई टाइप की स्कीम होती है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सही है, और भी स्कीमें होती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, इसमें 100% खर्चा कौन करता है, सरकार करती है। कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, सही, तो समझना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का एग्जाम्पल है किसान मानधन योजना, 6,000 रुपए किसानों को मिलते हैं। उसमें पूरा पैसा कौन देते हैं, मोदी जी देते हैं, मतलब मोदी जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो उसमें स्टेट का कोई शेयर नहीं, तो सारा खर्चा कहां से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। इस स्कीम को क्या कहेंगे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम मीन्स 100% मनी और बेनिफिट्स आर पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देती है। एग्जांपल देख लेते हैं, मनरेगा, सही, ये एक एग्जांपल है। तो उसमें 60-40 का रेशियो रहता है। और जो हिली एरियाज है, यानी हिल के जो स्टेट्स हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर 90-10 का रेशियो रहता है, सही, ऐसा जनरल रहता है। फिर फाइनेंस कमीशन के कुछ ट्रांसफर हैं, तो वो 9%। ये क्या हो रहा है, स्टेट को डिवोल्यूशन हो रहा है ये, ठीक है। कुछ पेंशन भी सरकार देती है, तो 4% वो उधर जा रहा है। डिफेंस सब्सिडी, ये सब चल रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री को ज्यादा मिला, तो देखते हैं, ठीक है? पहले सब्सिडी देख लेते हैं। अब सब्सिडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये सारे फिगर याद करना है, याद कुछ नहीं करना है, केवल ट्रेंड समझना है। आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा सब्सिडी सरकार किधर दे रही है, तो फूड में दे रही है। देखो सबसे ज्यादा सब्सिडी कितनी है, 2 लाख करोड़ की सब्सिडी। एक चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, फर्टिलाइजर को जरा ध्यान से देखो। फर्टिलाइजर का डेटा काफी तेजी से रिड्यूस हो रहा है, दिख रहा है, ये देखो, ये रिड्यूस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, जबकि फूड का भी डेटा काफी तेजी से रिड्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि देखो 2021-22 में सब्सिडी का जो खर्चा है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई, अभी बात करी थी स्टार्टिंग में। तो ये खर्चा देखो 2 लाख करोड़ का हो गया। अभी खर्चा देखो, पिछले साल कितना हुआ, 188 का हुआ, इस साल और कम होगा। फर्टिलाइजर तो हम ज्यादा ही खरीद रहे होंगे ना, हर साल ज्यादा फर्टिलाइजर होता है, पर फर्टिलाइजर की कॉस्ट ही घट गई, सही है। तो ये इफेक्ट होता है, देखो ग्लोबल इम्पैक्ट। अब देखो पूरा एक मतलब लगभग देखे तो 80, यहाँ पे इस डेटा को अगर हम मैच करें तो 60 हजार करोड़ का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ा है, देखो आप, ठीक है। यही आप फूड में भी देखो, फूड में कितना है, 270, कितना इस साल वो खर्चा कितना हुआ है, देखो 212, और अगले साल का कितना प्रोडिक्शन है, 25 का, सही है। तो ये देखो आप ट्रेंड देखो कैसा जियो पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे ज्यादा खर्चा सब्सिडी सरकार कहाँ दे रही है, इसमें दे रही है। तो अंत्योदय अन्न योजना का आपने नाम सुना होगा, पीएम गरीब कल्याण योजना का नाम सुना होगा, जिसमें गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है। 81 करोड़ जिसके बेनिफिशियरी हैं, ऐसा अभी स्पीच में मोदी जी ने कहा था इलेक्शन के दौरान। तो 81 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है फ्री में, तो वो कितना है, 2 लाख करोड़ का उसमें खर्चा आता है, ठीक है। इसमें भी डिबेट है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि इस पैसे को इंपॉर्टेंट जगह हम यूज कर सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकते थे, ठीक है। लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट कर सकते थे, इससे कई जगह इन्वेस्ट कर सकते थे, डिफेंस के परचेज ज्यादा बढ़िया कर सकते थे, राफेल खरीद सकते थे, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन कर सकते थे, ठीक है। हम अपने देश में इंडस्ट्री लगा सकते थे। पर देखिए एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी में जो है हमें जनता का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कई सारी ऐसी स्कीमें वो चलानी पड़ती हैं जो जनता को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट करें, वरना फिर वोट नहीं मिलता, क्योंकि अगले साल भी तो, अगले 5 साल के बाद भी तो आना है। तो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार को करना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक चैलेंज डेमोक्रेसी का यही है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए मुश्किल रहता है क्योंकि 5 साल, हर 5 साल के बाद क्या होगा,
इवैल्यूएशन होगा, तो यहाँ भी खर्चा करना पड़ता है, इसे आप पूरा वो नहीं कर सकते, तो वी हैव टू टेक द बैलेंस अप्रोच एक्चुअली, तो दैट इज द थिंग। फर्टिलाइजर तो इंपॉर्टेंट ही है, देखिए क्योंकि देश में हर साल फूड बढ़ाना है तो फर्टिलाइजर लगेगा। पेट्रोलियम में, ये पेट्रोलियम की सब्सिडी तो सरकार ने बहुत पहले बंद कर दी है एक्चुअली, ये सब्सिडी एलपीजी वाली सब्सिडी है, तो वो जो एलपीजी में सब्सिडी मिलती है ना, तो ये वो खर्चा है, ठीक। तो ये 3 सब्सिडी, तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा सब्सिडी कौन से सेक्टर में मिल रही है, मतलब किधर दे रही सरकार, तो आपको ध्यान रखना है फूड में मिल रही है, ठीक है। और कुछ योजनाओं की भी हमने बात करी। अब मिनिस्ट्री की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा कौन सी मिनिस्ट्री को पैसा मिल रहा है, डिफेंस को। इससे बिल्कुल मत ये मत समझिएगा कि भारत का जो है अगले साल और ज्यादा जहाज आएंगे, ये आएंगे। इसमें भी मेजोरिटी खर्चा जो है वो क्या है, वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकार, अब देखिए अभी इतने मिलिट्री पर्सनल है, सही है, उनको पैसा देना, इतनी बड़ी मिलिट्री है, एयरफोर्स है और भी बहुत सारी, तो उनको पैसा देना है, तो वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए तो इसमें से केवल 1,80,000 करोड़ का ही खर्चा है, जो बहुत ही कम है। ये कैसे पता है कि ये बहुत ही कम है? बड़े बड़े देश अब डिफेंस का खर्चा अपना बढ़ा रहे हैं। जापान ने अपना डिफेंस का खर्चा 40-50% बढ़ाया है। चाइना का तो हर बार क्या होता है, 10-10%, 12-12% बढ़ जाता है, और ये भी वो अपने बजट में बढ़ाते हैं। वैसे तो नॉन यूएस के रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो नॉन बजट जो उनका एक्सपेंडिचर है बहुत ही ज्यादा है। प्लस पाकिस्तान का बजट हर साल बढ़ जाता है। आप देखिए उस कंट्री की इकोनॉमिक क्राइसिस से वो जूझ रहा है, लेकिन बजट में उनके काफी एक्सपेंशन, सही है। तो हमारे एडवर्सरी अपना बजट बढ़ाते जा रहे हैं, पर हमारा बजट उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। डिफेंस का बजट की बात नहीं कर रहा हूं मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जो नई नई कैपेबिलिटीज हैं उन्हें लेने के लिए, उन्हें इंड्यूस करने के लिए, उन्हें इंडक्ट करने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। इसीलिए हमें सोचना पड़ता है कि हमें चाहिए 114 राफेल और, पर हमने लिए कितने, 36। हमें नेवी के लिए चाहिए बहुत ज्यादा राफेल, पर हम ले कितने पा रहे हैं, 18। उसमें भी निगोशिएशंस कर रहे हैं खूब जम जम के, क्यों, पैसा ही नहीं। दैट इज द रीजन। अगला खर्चा देखिए आप, हम कहाँ कर रहे हैं, 2,65,000 का रूरल डेवलपमेंट में, तो इसमें मनरेगा की स्कीम चल रही होगी, गांव में स्कीम चल रही होगी। फिर हम एग्रीकल्चर पे खर्चा कर रहे हैं। फिर होम अफेयर्स है, अब इसमें होम अफेयर्स में सारी पुलिस आ जाती है, ठीक है, सेंट्रल पुलिस, और भी कई खर्चे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब। एजुकेशन में देखिए हमारा खर्चा काफी कम है। इससे भी सबसे खतरनाक डेटा इसमें दिख रहा है, देखिए हेल्थ वाला। अब देश में जैसी हेल्थ की फैसिलिटी है उसमें तो ये खर्चा बढ़ाना चाहिए, पर ये बहुत ही कम है। देख रहे हो आप, सोशल एनर्जी में काफी कम खर्चा है, ठीक है, एजुकेशन में काफी कम खर्चा है। क्यों? क्योंकि अब देश की जो वो इनकम ही वो वही इतनी फास्ट नहीं बढ़ पा रही। तो देश बढ़ेगा तभी क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो सरकार के पास खर्च करने के लिए ज्यादा हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा खर्चा किधर हो रहा है, तो डिफेंस में हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और सबसे ज्यादा खर्चा करना किधर चाहिए, मतलब अगर देश को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन और हेल्थ में, उधर खर्चा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ में कंडीशन क्या है, काफी ज्यादा खराब है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है। फिर हमारे, अगर हम इस पूरी एक एक पूरी हेल्थ सेक्टर को एक बारी में कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज नहीं है, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज है, सही है, डॉक्टर नहीं है, मतलब सही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है बेसिकली, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी, एजुकेशन में हमारी ना तो क्वांटिटी है और ना क्वालिटी है, दोनों नहीं है। इसीलिए जो हमारा आउटकम है, यानी इतने बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, इतने बढ़िया वो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, यानी स्पेसिफाइड डिग्रीज ले रहे हैं, तब भी उनको इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं, सही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन ऑल्सो बिकम अ डेमोग्राफिक कर्स। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ एफिशिएंट एजुकेशन, दैट इज द रीजन। तो ये सब चीजों पे ध्यान देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बजट, अब बजट में एक टारगेट है विकसित भारत। बजट में सरकार ने एक नया मंत्र दिया है, ठीक है। बजट में सरकार ने अभी क्या है कि वैदिक काल में 4 टाइप की कास्ट होती थी, सही, तो उन पर अभी हम नहीं जाएंगे, पर सरकार ने इसको रीडिफाइन किया और सरकार ने कहा है कि इंडिया में 4 टाइप की कास्ट है। वो टाइप की कास्ट क्या है, GYAN, ज्ञान, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। तो ज्ञान एक कीवर्ड है जो सरकार ने पिछले इंटरिम बजट में भी दिया था, तो आपको ध्यान रखना है क्या है कीवर्ड, ज्ञान। ज्ञान में आपको ध्यान रखना है, ये सीधा पेपर में आ सकता है। ज्ञान मतलब, ज्ञान में जी से कौन है, गरीब, वाई से कौन है, यूथ, ए से कौन है, अन्नदाता मींस फार्मर, और एन से कौन है, सही, ज्ञान में एन से कौन है, हमारा वुमेन, सही। तो ये मतलब नारी, ठीक है।
वुमेन को वो हिंदी में क्या कहते हैं, नारी, तो वो नारी होगी, ठीक, तो ये ध्यान रखना। और सरकार का एक और टारगेट है विकसित भारत। आपने एक कीवर्ड सुना होगा जो गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है, वो है अमृत काल चल रहा है। तो अमृत काल क्या है कि 75 से लेकर 100 जो 25 साल हमारे पास बचे हैं उसमें हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। इट्स वेरी चैलेंजिंग। क्यों चैलेंजिंग है? डेवलपिंग कंट्री की डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। डेवलपिंग कंट्री जीडीपी बढ़ने से नहीं होता। डेवलपिंग कंट्री का जो वर्ल्ड बैंक का मानक है वो है पर कैपिटा इनकम। अभी तभी आप समझिए, स्टार्टिंग में मैंने पर कैपिटा इनकम पे फोकस किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि जीडीपी को बहुत तेजी से बढ़ना होगा और पॉपुलेशन को ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ना होगा, उसे कंट्रोल में रहना होगा, तभी जाके हमारी क्या होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। क्या ये बढ़ सकती है? यस। इंडिया के पास क्या पोटेंशियल है? यस। क्या ये चैलेंज है? मतलब क्या ये होना संभव है? संभव है, बट इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। हमें बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा। वी हैव टू डू अ वेरी वेरी ड्रास्टिक चेंज इन आवर इकोनॉमी ताकि हम वो टारगेट अचीव कर पाए। तो ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये फोरकास्ट का सरकार का कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 बजट की थीम है। पहली थीम है एम्प्लॉयमेंट। देखिए सरकार खुद फोकस कर रही है किस पे? स्किलिंग पे, क्योंकि स्किलिंग होगी तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाएगा। तो सरकार पॉजिटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट भी कर रही है, ठीक है। पॉजिटिव कैसे कर रही है? इंडस्ट्री को ला रही है, इन्वेस्टमेंट को ला रही है बाहर से, और प्लस क्या कर रही है, इधर से लोगों को स्किल भी कर रही है ताकि स्किल्ड लोग हो और प्लस इंडस्ट्री हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे वो लोग, दे विल बैलेंस आउट। तो इधर डिमांड होगी, इधर सप्लाई होगी, तो फटाफट देश का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप जानते हैं कि देश में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसका मेजोरिटी 40% एक्सपोर्ट कौन करते हैं? छोटे लघु उद्योग, यानी एमएसएमई, मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो लघु उद्योग करते हैं, ठीक है। तो लघु उद्योग क्या है? अब उसमें कई लोग एम्प्लॉयड है। 40% एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? एमएसएमई कर रहे हैं, उसमें कई लोग एम्प्लॉयड है, कई लोग का घर चल रहा है वहां से। तो सरकार क्या करती है? एमएसएमई में काफी ज्यादा फोकस करती है। चौथा फोकस किस पे? मिडिल क्लास में, क्योंकि देश जो है, देश में क्या हो रहा है, सबसे मेजोरिटी चंक क्या है, वो मिडिल क्लास है। तो सारा फोकस किस पे? सरकार का मिडिल क्लास पे। जैसे जैसे मिडिल क्लास की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, देश की कंजम्पशन बढ़ेगा। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि देश भारत क्या है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। तो जितना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा उतना बढ़िया रहेगा, ठीक। चलिए, डायरेक्ट टैक्स के कुछ प्रपोजल है। सरकार ने टैक्स वैक्स घटाया, सही है। तो पहले बात कर लेते हैं कहाँ बढ़ा है। तो सरकार ने क्या बोला है कि शॉर्ट टर्म टैक्स सरकार ने बना वो बढ़ा है। शॉर्ट टर्म गेन्स क्या होता है? एक एग्जांपल देता हूँ। अगर क्या किया, आपने कोई शेयर खरीदा और वो एक साल के अंदर ही बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म गेन लगेगा। वो कितना कर दिया है? 20%। पहले ये कम था, फिर सरकार ने क्या करा, इसको और बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया होगा सरकार ने? क्योंकि सरकार अभी क्या देखा जा रहा है कि लोग इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत कर रहे हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो ये चस्का है, मतलब लोग जल्दी खरीद रहे हैं और जल्दी बेच रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया, 15% टैक्स से क्या कर दिया, 20% कर दिया। तो सरकार क्या चाहती है? डिमोट करना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को खरीदो। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा और वो 110 हो गया, तो अगर मैं 1 साल से ज्यादा में बेचता हूँ तो मुझे 12% टैक्स देना है। पर अगर मैं इसी साल बेच देता हूँ तो मुझे 20% देना है, तो 8.5%। देखिए ज्यादा, ठीक है। तो सरकार ने क्या करा, लॉन्ग टर्म टैक्स गेन भी बढ़ाया, 12% कर दिया। ये सरकार ने क्यों बढ़ाया फिर? क्योंकि देखिए शेयर मार्केट, अगर आप थोड़ा भी देखते होंगे तो शेयर मार्केट क्या हो रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो लोग का प्रॉफिट हुआ है, तो लोग का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी मैंने बताया, जब जब क्या होता है, इकोनॉमी बढ़िया चल रही होती है, सरकार टैक्स ज्यादा बढ़ाती है, क्योंकि जब इकोनॉमी खराब होती है तो सरकार को टैक्स घटाना होता है। तो सरकार क्या कर रही है, टैक्स ज्यादा बढ़ा रही है, और फिर उससे क्या करेगी, गरीबों का भला करेगी। तो इसी को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, टेकिंग इनकम फ्रॉम रिच पीपल एंड गिविंग टू पुअर पीपल। दैट इज द मेन गोल ऑफ वेलफेयर स्टेट। और भारत क्या है, एक वेलफेयर स्टेट, ठीक। थोड़ा एग्जामेशन भी बढ़ाया सरकार ने। पहले क्या था, 1 लाख तक, अगर, हाँ इसमें ये चीज ध्यान देनी है, अगर आपने इस साल 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, अगर आपने 1 लाख रुपए जो है, सरकार मतलब इस साल सरकार ने 1 लाख रुपए का आपने, सॉरी, कैपिटल टैक्स गेन कमाया, मतलब जैसे आपने क्या किया, शेयर खरीदे और बेचे और 1 लाख रुपए आपकी कमाई हुई, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना था। सरकार ने इस लिमिट को कितना कर दिया, 1.25। एक 25.5, एक 1.25 से जितना ज्यादा टैक्स होगा, सही है, ध्यान दीजिएगा, 1.25 से आपका जितना ज्यादा कमाई होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। एक एग्जांपल है, सपोज आपने 5 लाख रुपए कमाए इस साल, सही है, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो 5 लाख में से 1.25 में तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, बाकी बच गए 375। 375 में आपको कितना टैक्स देना है, 12.5, अगर लॉन्ग टर्म है, 1 साल से ज्यादा है, और अगर शॉर्ट टर्म है तो कितना देना है, ये ध्यान दीजिएगा, तो 20%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को समझिए।
सरकार ने 2 टैक्स खत्म कर दिए, एक एंजल टैक्स है और एक, ठीक है, एंजल टैक्स किस पे लगता है? स्टार्टअप पे। तो सरकार क्या चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप इस देश में बढ़े। एंजल टैक्स कौन सा है? देखिए, स्टार्टअप में क्या होता है, लोग एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। जो अब स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना रिस्की गेम है, तो जो रिस्क ले रहे हैं उनको सरकार ने क्या करा, एंजल टैक्स सरकार ने लेना बंद कर दिया, एबॉलिश कर दिया। क्यों एबॉलिश किया? क्योंकि एक तो सरकार की कुछ कमाई नहीं हो रही थी, दूसरा देश में जो अभी स्टार्टअप की हालत है वो थोड़ी खराब है। आपको दिख ही रहा होगा, बाइजू जैसों का क्या होता है, न्यूज पे आता रहता है, स्थिति खराब है। अच्छा, ये तो इसलिए सरकार क्या चाहती है, स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहती है, तो सरकार ने एंजल टैक्स हटा दिया। प्लस सरकार ने देखिए कॉर्पोरेट टैक्स भी कम करा। अभी हमने पहले बात करी थी कॉर्पोरेट टैक्स का, वो कम करने के लिए क्या होगा, और किसके लिए कम किया, फॉरेन कंपनीज के लिए 40% से रिड्यूस कर दिया 35। ये क्यों रिड्यूस किया होगा सरकार ने? इसलिए किया है कि फॉरेन कंपनी भारत में आके इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करेगी तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी। अभी भी 35% भी ज्यादा है, ठीक है, इसे 25% के आसपास कर देना चाहिए। तो अगर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट देश में होगा। क्यों? बिकॉज वी आर कंपीटिंग विद वियतनाम, वी आर कंपीटिंग विद थाईलैंड, वहां ये टैक्स काफी कम है। तो कोई भी फॉरेन कंपनी है वो उधर जाके प्लांट लगा देती है, उधर के लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, हमारे देश में कम मिलता है। तो अगर हमें एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों बनाना है तो हमको टैक्स कम करना पड़ेगा और एस पार लाना पड़ेगा विदेशी, मतलब जो बाकी कॉम्पिटिटर है उनकी। तो इस पर सरकार ध्यान दे रही। चलिए, अब डायरेक्ट टैक्स के कुछ प्रपोजल है। इस बार सरकार एक पूरी नया टैक्स रिजीम ले आई है, सही है। तो टैक्स रिजीम में सरकार की पुरानी टैक्स रिजीम से ही लेना दे, मतलब संबंधित है, बस सरकार ने ब्रैकेट चेंज कर दी। ये जो आपको 3 से 7 लाख दिख रहा है, ये इससे पहले कितना होता था, 3 से 6 लाख। तो एक तो सरकार ने ये चेंज किया, दूसरा सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर आपको पहले 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला था, तो वो 75,000 का। मैं समझाता हूँ। देखो, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख है पूरी साल की, तो पहले क्या होता था, सरकार क्या बोलती थी, आप बोलोगे मेरी इनकम 7.5 लाख, सरकार क्या बोलेगी, आपकी इनकम 7 ही लाख है, 50,000 आपको दिया। क्यों? स्टैंडर्ड वो डिडक्शन क्यों? क्योंकि आपको देखो जाने के लिए भी पैसा लग रहा है, आपको जॉब करने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्यों? आपको मेट्रो से जाना पड़ता है, अगर आप बड़े शहर में, आपको व्हीकल से जाना पड़ता है, उसका खर्चा कौन देगा, पेट्रोल का खर्चा कौन देगा? तो सरकार एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है, आपको इनकम जनरेट करने के लिए भी कुछ खर्चा देना है, ठीक है, कुछ खर्चा करना पड़ा, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। अब महंगाई बढ़ी है तो सरकार ने उसको 75,000 बढ़ा दिया। मोटा मोटी ये समझना है, ठीक है। अब देखिए, फैमिली पेंशन में भी सरकार ने क्या कर दिया, 25,000 बढ़ा दिया, क्योंकि महंगाई बढ़ी, सही है। अब कमाई तो ऑब्वियस सी बात है, देश में इनकम के लेवल तो उतने बढ़ नहीं रहे। आप सीधा सीधा देखो, महंगाई जिस लेवल से बढ़ी उस लेवल से इनकम तो बढ़ी नहीं। तो सरकार को मिडिल क्लास को थोड़ा राहत देनी है, तो सरकार ऐसे देती है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स, ये सब कुछ नहीं। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख के आसपास है, 7.5 लाख है, तो आपके लिए कोई टैक्स नहीं, सब फ्री, सही। 7 लाख की इनकम में कोई टैक्स नहीं लग रहा सरकार की भाषा में, और हमारी भाषा में कहें तो 7.5 लाख, यानी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट इज 7.5 लाख, एंड फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इट इज 7 लाख। अब वो चेंज हो जाएगा, अब फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट इज 7.75, 7,75,000, और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से इट्स 7 लाख, क्योंकि सरकार कितना डिडक्शन दे रही, 75,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा चेंज है, सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी। अभी सरकार आपको सेविंग नहीं चाह रही, सरकार ये चाह रही है कि ये सेविंग होगा तो क्या होगा, 17,500 ये इंसान क्या करेगा और खर्चा करेगा, खर्चा करेगा तो क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो अभी स्टार्टिंग में कई बार 2-3 बार मैं बोल चुका हूँ, इकोनॉमी क्या है, कंजम्पशन बेस्ड। तो आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदो, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदोगे तो जीडीपी बढ़ेगी। दैट इज हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग एक्चुअली। तो ठीक है, सिंपल सा रिलेशन हर बार बजट में, ठीक है, सिंपल है, डेटा हर बार चेंज होता है, बस बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहता है। एक बार आप बजट का डेटा सीख गए तो हर बार के लिए काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉब्स क्रिएट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, देखिए पीएम ने एक पैकेज दिया। पीएम का फोकस देखिए, पहली बार फर्स्ट टाइमर को, ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर को पे फोकस्ड है, पहला स्कीम का पहला पार्ट। दूसरा किस पे फोकस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियलिस्ट पे, और तीसरा किस पे, एम्प्लॉयर्स पे। तो सरकार 3-3 काम कर रही है, 3 जगह सरकार का फोकस है। पहला फोकस देखिए, 1 मंथ वेज टू न्यू एंटरेंट इन ऑल फॉर्मल सेक्टर, यानी सरकार 15,000 रुपए यानी 1 महीने की तनख्वाह दे रही है, सही है, 3 इंस्टॉलमेंट में। तो लगभग 21 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा, ऐसा सरकार का बजट में अभी अनुमान है, ठीक है। दूसरा क्या कर रही है सरकार, देखिए क्या कर रही है कि इंसेंटिव दे रही है, किसको, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी। ये सरकार कैसे देती है, देखिए समझिए। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपका पीएफ कटता है, तो पीएफ में सरकार क्या करती है कि 4 साल तक जितना आपका एम्प्लॉयर भरेगा उतना ही सरकार भरेगी, सही है।
मतलब पीएफ में 2 हिस्से होते हैं, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। एक तो मैं भरूंगा एज ए एम्प्लॉय और एक मेरा एम्प्लॉयर भरेगा। मतलब मान लो अगर मेरी तनख्वाह 50,000 है और मेरा साल का 5,000 मतलब महीने का 5,000 पीएफ कटता है, तो 2,500 मैं 5,000 मैं भरता हूँ, 5,000 एम्प्लॉयर भरता है मेरा, तो टोटल पीएफ कितना जाता है 10,000। सही, 5,000 जो ये एम्प्लॉयर भर रहा, अब ये तो इसके सर में एक्स्ट्रा है, तो सरकार क्या बोल रही, शुरू के 4 साल हम भरेंगे, तुम लोग को नौकरी में रखो। सही, तो पूरा बर्डन जो है वो 4 इयर्स का कौन उठाएगी, गवर्नमेंट। तो ये कितने लाख लोग को, 30 लाख लोग को, यूथ को बेनिफिट करेगा। तो इससे क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे। सही है। एम्प्लॉयर को कैसे सपोर्ट दे रही सरकार, फिर वही है कि 3,000 महीने का वो कंट्रीब्यूट करेगी, तो 50 लाख जॉब ऐसा सरकार का मानना है कि इससे जनरेट होगी। तो एम्प्लॉयमेंट में सरकार का ये फोकस है। स्किलिंग पे भी सरकार का बहुत फोकस है, तो स्किलिंग के प्रोग्राम देख लेते हैं। 20 लाख लोग को सरकार स्किल देगी। देखिए पीएम पैकेज है तो 4th स्कीम है। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देगी, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे रही है बेसिकली सरकार। फिर सरकार साथ ही साथ क्या कर रही है, सरकार के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार क्या करेगी, एजुकेशन लोन देगी, सस्ते में देगी वो लोन हायर एजुकेशन के लिए। तो 10 लाख तक का के लोन में सरकार क्या कर रही है, इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है, 10% मान लीजिए लोन है, तो आपको कितने का पड़ेगा, 7% का, अगर आप रेगुलर लोन देंगे। क्यों, क्योंकि 3% सरकार दे रही है। तो ये एक चीज हो गई। 1 लाख के ई वाउचर दे रही है वो सरकार, कि आपको ई वाउचर देगी ताकि आप इनसे किताब खरीद सको या और भी जो लैपटॉप खरीद सको, ये सब कर सको। ठीक है, लोन देखिए सरकार दे रही है किसको, वुमेन्स को दे रही है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके। एक बहुत सिंपल सा आंकड़ा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR। ठीक है, तो इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, LFPR। ये क्या होता है, महिलाएं कितनी लेबर फोर्स का हिस्सा है, ये बढ़ा है। पहले महिलाएं, मतलब ये आंकड़ा 2023 का, 2018-19 का, ये 23% था। ये इकोनॉमिक सर्वे में डेटा मिल जाएगा आपको, ये 23% था। अभी इस साल यानी 5 साल में ये डेटा कितना हो गया, मोर देन 32%। देखो मोर देन 37% एक्चुअली, ठीक है, 32 सॉरी 32% हो गया। तो देखो कितना सब्सटेंशियल जंप आ गया। तो ज्यादा से ज्यादा वुमेन क्या कर रही है, वर्कफोर्स का हिस्सा बन रही। तो जितनी वुमेन वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगी, तो इससे क्या होगा, सोशल बैकवर्डनेस भी कम होगी उनकी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी कम होगी। वंस दे अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो क्या होगा, देन पॉलिटिकल वो उनको इनइक्वालिटी को भी खत्म किया जाएगा। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, इधर तो वुमेन को ध्यान दे रही है, प्लस नारी शक्ति अधिनियम लाई है, जिसमें 33% उनको क्या दे रही है, रिजर्वेशन दे रही है, किधर, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो दैट इज द वे वुमेन इज फोकसिंग ऑन नारी। अभी हमने देखा था ना ज्ञान, तो वुमेन इज फोकसिंग ऑन नारी, दैट इज द थिंग। सही है, बजट की कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, ये तो सब ठीक है। सरकार का पूरा फोकस क्रिटिकल मिनरल्स में। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मिनरल्स हैं जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में सरकार को हेल्प करेंगे। जैसे निकेल है, अभी निकेल क्रिटिकल मिनरल हो गया, कैडमी मतलब सही है। ये वो निकेल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को, जिस देश में निकेल ज्यादा होता है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा निकेल प्रोड्यूस करता है इंडोनेशिया। तो अब इंडोनेशिया क्या कर रहा है कि इंडोनेशिया में वहां इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे। क्यों वो बन रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो निकेल करता है, क्योंकि निकेल कैडमियम बैटरी आपने सुना होगा। तो दैट इज द थिंग, तो दे आर वर्किंग ऑन दैट। तो इंडिया मस्ट फोकस ऑन एक्वायरिंग क्रिटिकल मिनरल्स। जो हमारे देश में क्रिटिकल मिनरल है वो ठीक है, और जो दूसरे देश में वी हैव टू डू द डील। इसीलिए क्या करते हैं, अदानी बाहर माइंस खरीदते हैं, बिडिंग करते हैं। उसका रीजन ये, इंडस्ट्रियलिस्ट देश के लिए ऐसे बेनिफिशियल होते हैं, वो क्या करते हैं, देश में क्रिटिकल मिनरल लाते हैं, तो क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई देश में बनी रहे। सिलिकॉन चिप होती है, सही है, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स लगते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी है, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स लगते हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिकल मिनरल्स की बात होती है। इन्हीं का एक और नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स। तो सरकार इस पे फोकस कर रही है। देश में कम है तो क्या करेगी सरकार कि एक तो प्रोडक्शन हो देश में, रिसाइकिल हो और ओवरसीज एक्विजिशन, तीनों पे ध्यान दे रही। ठीक है, तो ये आप ध्यान देखिए। न्यूज में रहता है कि ONGC ने बाहर डील करी, ठीक है, नाल्को ने बाहर डील करी, सेल ने बाहर डील करी, अदानी ने डील करी फॉर एक्वायरिंग क्रिटिकल मिनरल्स। तो ध्यान दीजिए, सरकार उसी की बात कर रही। ठीक, ये हो गया। इंटर्नशिप देगी सरकार वो लोगों को, तो ये सब किस पे फोकस है, एम्प्लॉयमेंट और स्किल पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए, देश में नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स देखिए राइज पे,
देश पे एयरक्राफ्ट मूवमेंट राइस पे, एयरक्राफ्ट में तो एयरपोर्ट्स तो बहुत बने। अभी सरकार ने क्या किया, बहुत सारे उड़ान स्कीम के तहत बहुत सारे एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी। ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है जब आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी में ये सरकार भी अब ये नंबर्स पे फोकस करने लग गई है, तो 1111 ऐसा एक वो लकी नंबर सरकार ने लिया है, ठीक है। तो हमारे वहाँ जैसे तो ये लकी नंबर का यूज होता है ना लिफाफा देने में, 1101, तो सुनने में अच्छा लगता है, याद करने में भी आसान है। तो सरकार ने 11,11 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट का इस साल का टारगेट बनाया, ठीक है। 1.5 लाख करोड़ देखो इंटरेस्ट वो स्टेट को लोन दे रहे हैं, इसी लोन की बात कर रहे थे हम। जब ये स्टेट लोन वापस करेगा तो ये किस में जुड़ेगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं उधर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये इलेक्ट्रिफाइड मामला है, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिफाइड हम क्या कर रहे हैं, रेलवे के रूट्स को इलेक्ट्रिफाइड कर रहे हैं, जो डीजल से चलता है उसे हम क्या कर रहे हैं, डिमोट कर रहे हैं। तो ये एक क्या है, सरकार का इस पे फोकस है। कार्गो पे सरकार का फोकस है। एक चीज हम करते हैं बीच में, हम आपके थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मिनट लेट मी ओपन दैट। अगर आपका मैं क्वेश्चन भी देख लेता हूँ ना, कोई आपका क्वेश्चन आया हो तो चैट में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक मिनट मुझे दीजिए, तो लेट मी सी। कोई क्वेश्चन तो नहीं पोस्ट किया किसी ने, नहीं अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं अपने चैट पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम बिगिनिंग, ऑब्वियस सी बात है, प्ले फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक। चलिए अब ये बातें आपको देखनी है कि हम लोग इस बार 2-3 नई स्कीम आई है। एक तो पूर्वोदय वो स्कीम आई है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सरकार का क्या है कि विकास तो होना ही चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, पर वी हैव टू कंजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज। तो विकास भी विरासत भी, देखिए आप, तो रिच स्टेट, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए, जो रिच स्टेट है वहां से पैसा लेना है और किधर देना है, हमको पुअर स्टेट में देना है। तो पुअर स्टेट जैसे इस बार बजट में हम लोगों ने काफी बिहार झारखंड इन लोगों पे काफी फोकस किया है, क्योंकि बिहार झारखंड में क्या हो रहा है, दे आर दी पुअर स्टेट्स, उधर हमने काफी फोकस किया है, किधर ईस्टर्न कंट्रीज में। प्लस एक और है कि गवर्नमेंट की मजबूरी भी है, वो भी एक रीजन है, क्योंकि इस बार क्या है, जो कोएलिशन है उसमें बिहार और आंध्रा का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो उनको काफी ज्यादा पैसा मिला है। 3 लाख करोड़ का जो स्कीम है वो किसके लिए है, वुमेन के लिए, देखिए आप, ठीक है। तो पूरा नारी पे फोकस है। यूथ पे कैसे फोकस है, फॉर इनकम, फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और उनका स्किलिंग के लिए। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान नई स्कीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि ट्राइबल कम्युनिटीज का हम लोग क्या करें, उनका डेवलपमेंट के लिए सरकार ने ये नई स्कीम चलाई, ठीक है। 100 नई ब्रांचें खोल रहा है इंडियन पोस्ट पेमेंट के लिए सरकार, सही है। तो ये भी एक बजट में इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में सरकार, ये सब पुरानी स्कीम है, खाली इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है जो इस पेपरों में आपको मिल जाएगी, वो ये है कि सरकार ने मुद्रा लोन में लिमिट बढ़ा दी। पहले ये लिमिट होती थी 10। अगर आपको मुद्रा लोन का थोड़ा भी पता है तो अगर आपको नया स्टार्टअप खोलना है, ग्रीन फील्ड स्टार्टअप कहते हैं जिसको, नया नया कोई, तो आपको सरकार मुद्रा के तहत लोन देती है। तो पहले ये लिमिट जो उसमें 3 कैटेगरी है, शिशु तरुण किशोर, शिशु किशोर तरुण, तरुण में मैक्सिमम लोन 10 लाख का मिल सकता था, पर अब सरकार ने क्या कर दिया, 20 लाख कर दिया। पर ये सबके लिए नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये उनके लिए जो क्या करते हैं, टाइमली लोन देते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन इसमें है। बाकी और भी चीजें, एमएसएमई में ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। असेसमेंट मॉडल है, क्रेडिट गारंटी स्कीम दी जाएगी, ये सब पूरा मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार का फोकस है, ठीक है। और हाईलाइट देख लेते हैं, हाउसिंग सेक्टर को क्या है, आवास योजना मिल रही है। आवास योजना मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग घर खरीदें और ज्यादा से ज्यादा घरों का इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए सरकार क्या करती है, पीएम आवास योजना चलाती है। ये क्या है, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, तो इंटरेस्ट आपको कम देना पड़े, इसीलिए पीएम आवास योजना है, ठीक है। ये हो गया। चलिए, तो हमने पूरा बजट होलिस्टिकली कवर कर लिया, ठीक है। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकते हैं, ठीक। ये पूरा बजट आपको कैसा लगा ये भी आप हमें चैट में बता सकते हैं, और कोई भी आपका डाउट हो तो मैं यहाँ हूँ लेने के लिए, आप बताइए, ठीक। लेट मी ओपन दिस। अच्छा, 2 डाउट आए, एक तो आयुष का डाउट आया, बट सर हैज गवर्नमेंट इफेक्टिवली गिवन टैक्स बेनिफिट टू हाई नेटवर्थ हैजंट बाय अबॉलिशिंग एंजल टैक्स। नहीं, एंजल इन्वेस्टर होते ही कितने,
सही। एंजल इन्वेस्टर होते ही कितने, स्टार्टअप से ज्यादा जॉब मिलेगा। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना, और सिंपल सी बात है। वो बात ये है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा टैक्स दे वो कर ही नहीं सकते। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन हाई रिच, सारे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो है वो इन्वेस्टर नहीं होते एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर इज अ नीश वर्क, ये सबके बस की बात नहीं है। आप कितनों को ही जानते हैं, सही, आप ऐसे बहुत लोग को जानते होंगे जिनकी तनख्वाह 50 लाख 60 लाख 2 करोड़ हो, पर ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है जो सीधा इन्वेस्ट करते हैं। इट्स वेरी रिस्की बिजनेस एक्चुअली, सही। तो कितने स्टार्टअप, मेजोरिटी ऑफ स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, आप समझ रहे हो। तो दे आर टेकिंग ह्यूज रिस्क। डू नॉट ऐसे मत सोचा करिए कि अरे वो तो सरकार उनको बेनिफिट कर रही है, सही है। वो कितना रिस्क ले रहे हैं, प्लस स्टार्टअप कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, सही है। तो उससे एट द एंड ऑफ द डे जनता को फायदा होता है। तो वीक ऐसा सिनारियो ही नहीं है कि जिसमें हम क्या करें कि जनता पे मैक्सिमम, मतलब बड़े बड़े लोगों पे मैक्सिमम टैक्स लगाए और फिर देश का डेवलपमेंट भी हो जाए। भाई दे विल रन अवे नो, क्योंकि कंट्री ऐसे हैं, थाईलैंड, मतलब बहुत सारे कंट्री है जिधर टैक्स ही जीरो है, तो वो वहां चले जाएंगे पैसा लेके, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थिंकिंग को चेंज करना कि हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को टैक्स ज्यादा कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी टैक्सिंग देम, दैट इज द थिंग, बिकॉज दे आर हेल्पिंग द इकोनॉमी। हु ऑडिट फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ दिस बजट, एक्चुअली ऑडिट जो करता है वो करता है कैग, CAG, सही है। तो वो जो अभी आपने एक्चुअल, मैं अनिर्बन का डायलॉग बता रहा हूँ, वो अनिर्बन का क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। ये जो ऑडिट, मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इसे ऑडिट करता है CAG। इसीलिए ये CAG का ही ऑडिट तो है, इसीलिए तो इतनी लेट लग जा रही, आप देखो, वरना तो ये जल्दी आ जाता ना। वो CAG को ऑडिट करने में इतना टाइम लगता है। यहाँ देखो आप, जब वो हमने वहां देखा था, मैं स्लाइड खोलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जब वो हमने बजट के आंकड़े देखे थे, तो उसमें जो वो साल लग रहा है, वो समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि खर्चा तो, वो तो ये देखो, ये ऑडिटेड है, ये एक्चुअल्स है, एक्चुअल्स मींस ऑडिटेड। तो ऑडिट कौन करता है, CAG करता है, ये ध्यान रखना। और कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछिए। ठीक, बजट हर साल की एक्सरसाइज है, ठीक है। मेजर कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं, तो ज्यादा उसमें चेंज नहीं रहता। जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन फिस्कल डेफिसिट, वी हैव टू फोकस ऑन कि कौन कौन सी नई स्कीमें, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। और हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कुछ मेन आंकड़ों में, सही है, कि डिफेंस नंबर 1 पे। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन ट्रेंड्स इंस्टेड ऑफ मगिंग अप ऑल द डिटेल्स, बिकॉज यू कांट। और वैसे भी इतना बेनिफिट नहीं है मक करके, उसका रीजन है एक्चुअली, क्योंकि अभी फरवरी में फिर नया बजट आ जाएगा, कितना आप मक करोगे। डेटा का ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, सही है। जैसे हमने यहाँ देखा, आप ये देखो क्या ट्रेंड इंपॉर्टेंट है कि सरकार हर चीज का बेसिकली ये है कि इनकम टैक्स का कैसे राइज हो रहा है, GST का कैसे राइज हो रहा है, और ये फिगर साल भर आते हैं। अगर आप साल भर भी ट्रैक करते हो तो काफी चीजें आपको पता लगती है। ये देखो आप, सही है, कि सरकार कैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है, कौन से फील्ड में सरकार का फोकस है। अभी हमने पीछे देखा था ना बार ग्राफ से, मैं अभी आपको स्लाइड दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, सरकार एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ा रही है, सरकार एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स को बढ़ा रही है, सरकार रूट को इलेक्ट्रीफाइड कर रही है। अब ये रूट को इलेक्ट्रीफाइड करने से कितना फायदा होगा सोचिए। PF वाली बात समझ में नहीं आई, जो आपने जॉब वाली बात बताई। देखिए PF वाला बहुत सिंपल है। आप एक बात बताओ, अगर आपको आपका PF, आपको अगर पब्लिक PF का पता हो तो ये प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड जो है वो दो लोग देते हैं, एक तो एम्प्लॉयर देता है और एक एम्प्लॉय देता है, दो लोग देते हैं। यानी मान लीजिए आपका PF कटता है 10,000, अगर आप अपनी सैलरी से 10,000 देते हो तो 10,000 आपका एम्प्लॉयर भी जमा करता है, तभी तो PF है वो, सही है, तभी इतना अमाउंट जमा होता है। अब अगर बिजनेसमैन को आपको आपको एम्प्लॉयर को 10,000 खर्चा देना पड़ेगा, तो 10,000 उसके सर पे एक्स्ट्रा नहीं आया, और वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो सरकार क्या कर रही है कि 4 साल हम देंगे, तो यस, तो तुम क्या करो, ज्यादा से ज्यादा लोग को नौकरी में रखो, दैट इज द थिंग। तो वो क्या करेगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ ठीक है चलो मैं इसको रख लेता हूँ, और इसका PF तो कम से कम 10,000 का तो सरकार दिखेगी, तो ऐसा वो सोच रहा है, दैट इज द थिंग, सही है। तो ये PF है, PF सबका कटता है। एक बार आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन, सर कैन यू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सर्वे एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्वे। कैन यू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सर्वे, ये टाइप ऑफ सर्वे समझ नहीं आया मेरे को, ये कैसा क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ सर्वे मतलब क्या, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। अच्छा,
टाइप ऑफ सर्विस लिखना चाह रहे थे क्या? अगर ये है तो एक बार आप अपना क्वेश्चन दोबारा लिख लो। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सिंपल है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहां भी हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी ने क्या किया, आप खाते हैं रिफाइंड खाते हैं, ठीक है, आप ऑयल को कंज्यूम करते हो, कौन सा ऑयल, जो हम फूड ऑयल है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो किसी इंडस्ट्री में बन रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आप कपड़ा पहन रहे हो, ये कपड़ा किधर बन रहा है, ये मेरी टी शर्ट किधर बनी है, किधर प्रोड्यूस हुई है, ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सही है। सर्विसेज क्या होता है, बैंक सर्विसेज है, सही है। इंटरनेट सर्विस, ये अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये सर्विसेज सेक्टर है। सर्विसेज सेक्टर में कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते। गुड्स प्रोड्यूस किधर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में। सर्विसेज सेक्टर में क्या दी जाती है, सर्विसेज, दैट इज द मेजर डिफरेंस, अगर आप ये पूछ लो, ठीक है। अब क्या है सर, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं सुब्रता का। सर व्हेन द बजट चेंज इन, व्हेन द बजट चेंज इन 1 ईयर और 6 मंथ, नहीं एक्चुअली बजट एक एक साल में आता है, ये ध्यान रखना है, वो फाइनेंशियल ईयर में आता है। पर अभी क्यों आया, क्योंकि जो इससे पहले आया था वो इंटरिम बजट था। अब इंटरिम बजट में क्या होता है कि जून में इलेक्शन होने, अब वो जून में इलेक्शन होके नई सरकार आएगी, तो पुरानी सरकार क्यों ज्यादा खर्चा करेगी, तो पुरानी सरकार इंटरिम बजट लाती है। इंटरिम बजट का मतलब ये है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे तब तक का खर्चा वो लोग पार्लियामेंट से अप्रूव कराते हैं, उसको इंटरिम बजट कहते हैं। उसमें बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। बिग बैंग वो अनाउंसमेंट कब होते हैं, अभी जो ये वाला बजट आता है। अगले साल से बजट कब आएगा, 4 साल तक, जनवरी में, और एक सिंगल बजट आएगा। केवल इलेक्शन ईयर में 2 बजट आते हैं, एक बजट को कहते हैं इंटरिम बजट, नाम ही इंटरिम है, देख रहे हो इंटरिम, और एक को कहते हैं जनरल बजट। तो अक्सर जनरल बजट कितने साल में आता है इंडिया में, 1 साल। और कोई आपका, अच्छा सर, what is a direct or indirect benefit will be giving 1 crore internship generate, but sir what direct or indirect benefit will be given 1 crore internship generate, as company will look for qualified candidate and may not hire these people in future without government subsidy? No, they will hire. No, why they will not hire? incentives का मतलब ही ये होता है, सही है। इंसेंटिव्स का मतलब आप अपने एंगल से सोच रहे हो, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि दे आर प्रमोटिंग यू, सही है। कंपनी क्यों नहीं हायर करेगी, आप बताओ, कंपनी को अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है, कंपनी वैसे भी हायर करती है, इट इज जस्ट लाइक अ हेल्पिंग हैंड। तो कंपनी अगर 5 लोग को हायर कर रही तो अभी वो 6 लोग को हायर कर पाई, ऐसा है वो, सही है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंपनी अगर 50,000 लोग को हायर कर रही है तो कंपनी 4 लोग को हायर करेगी। आप अभी देखो ना, टीसीएस, विप्रो, इन लोगों ने अपने अभी एम्प्लॉयमेंट के डेटा क्वार्टरली जनरेट किए हैं, वो दिख रहा है वो उधर कि कंपनी दिख रही है, मतलब ये डेटा है एक्चुअली, सही है। तो कंपनी हायर कर रही है, वो इफेक्ट डाल रहा है, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग पीएलआई स्कीम, सही है। उसमें क्या हो रहा है, वो इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट। तो इंसेंटिव क्या करती है, दे आर दी हेल्पिंग है। तो जब इंसेंटिव का मतलब ही होता है, बचपन में अभी आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप, सही है, वो आपको हेल्पिंग हैंड ना दे। डू नॉट कंफ्यूज हेल्पिंग हैंड विद अ परमानेंट सपोर्ट। परमानेंट सपोर्ट नहीं देती गवर्नमेंट, हेल्पिंग हैंड देती, दैट इज देती। तो ट्रीट इट एज अ उसकी तरह, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयबल candidate, no, there is no lack of, so they are also focusing on that skill development, no, so government is also focusing on skill development। और बाकी तो देखिए स्किल इज अ पर्सनल थिंग, आपको लेनी पड़ेगी ना वो स्किल। तो अब आप स्किल ही नहीं लोगी तो सरकार फिर मनरेगा में दे ही रही है, तो करो मनरेगा वाला काम, दैट इज द थिंग। स्किल तो इट्स योर जॉब एज वेल एज, गवर्नमेंट का भी जॉब है पर आपका भी उसमें ज्यादा वो है, तो इट्स लाइक अ कलेक्टिव थिंग, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। गवर्नमेंट, देखिए इतना बड़ा देश है ना, एक्चुअली समझने की बात है, इतना बड़ा देश है, तो आप जैसा सोचते हैं उतना परफेक्ट वो हो नहीं सकता, समझ रहे हो। इट्स अ टफ जॉब एक्चुअली टू मेंटेन दिस लार्ज कंट्री विद सो मच डाइवर्सिटी। सो सही है। अब इसमें क्या है, साउथ के स्टेट्स हैं, दे डोंट नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, नॉर्थ के स्टेट्स हैं, उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए चाहिए, तो दैट इज द थिंग। फिर उसमें भी अलग अलग टाइप के लोग हैं, फिर आप आईआईटी से पढ़ते हो या किधर अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो कि थोड़े कम अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, दैट इज दी ऑल्सो थिंग। तो ये मल्टीपल चीजें, इतना डाइवर्सिटी है, तो आपका वो एक व्यू को लेके नहीं चल सकते। तो गवर्नमेंट इज डूइंग डिसेंट एक्चुअली, तो इतना खराब भी नहीं कर रही सरकार, तो डोंट थिंक लाइक दैट, ठीक है। और कुछ नहीं, और सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको उधर वेबसाइट में, ये भी डाल देंगे। थैंक यू फॉर योर questions and thank you, we are going to end this।